काम करेगा, टीनेंट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि टीनेंट को प्रोटेक्ट कम करा जा रहा है, उसको निकालने की बात और की जा रही है। तो लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 9 जब पढ़ोगे आप, तो वहां पर पता चलेगा आपको कि इन जनरल रूल तो क्या है कि टीनेंट को नहीं निकाला जा सकता रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा भी, लेकिन कब निकाला जा सकता है, तो कह रहा है कि सेक्शन नंबर 9 के अंदर जो 13 ग्राउंड दे रखे हैं, कितने ग्राउंड, 13 टोटल है, एम फॉर 13, तो एम तक के ग्राउंड दे रखे हैं, तो उनमें केवल टीनेंट को निकाला जा सकता है। और उसके एप्लीकेशन कौन देगा, लैंडलॉर्ड देगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड ही तो निकलवाना चाह रहा है ना, उसे बेदखल करवाना चाह रहा है। तो फिर वो एप्लीकेशन कहां देगा, तो सेक्शन नंबर 15 में देगा। और अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन दी जाती है तो वो रेंट ट्रिब्यूनल में देगा ना जाके, तो किस मॉडल नंबर में देगा, तो शेड्यूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग देगा ऐसी एप्लीकेशन कि साहब मुझे बेदखल करवाना उस व्यक्ति को। ठीक है, यहां तक की कल बात हमने कर ली थी। आज जो टॉपिक है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर सेक्शन नंबर 10 के बारे में। सेक्शन नंबर 10 जो है वो आपको इमीडिएट पोजेशन की बात करता है, और ये इमीडिएट पोजेशन जो मिलना है वो किसको मिलना है, लैंडलॉर्ड को। क्योंकि लैंडलॉर्ड के पास या तो एक ही प्रॉपर्टी है, या लैंडलॉर्ड की डेथ कॉज हो चुकी है, तो उसकी जो वाइफ है तो उसको चाहिए वो प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास एक ही प्रॉपर्टी थी। अभी तक तो वो पब्लिक सर्वेंट था, तो क्वार्टर में रह रहा था, सरकारी सरकारी जो प्रॉपर्टी मिली हुई थी उसमें रह रहा था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वो थोड़ा मिलेगा उसे, वो उसे वहां से आना पड़ेगा, या वो रिटायर हो गया तो फिर वापस आना पड़ेगा, तो जाएगा कहाँ, अपने प्रेमाइसेस में। तो अब उसके पास सपोज करो एक ही मकान है, तो अब उसे ही तो खाली करवाएगा ना। तो ऐसे ग्राउंड्स के आधार पर इमीडिएट पोजेशन, तुरंत की तुरंत उसको पोजेशन मिल जाए, ऐसी कार्यवाही जो है सेक्शन नंबर 10 में कुछ सरकमस्टांसेस बता रखी है कि कौन कौन सी ऐसी स्थिति और परिस्थिति होंगी जिनमें लैंडलॉर्ड के पास राइट होगा और वो पिटीशन फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन नंबर 16 कि वो क्या करवा ले, टीनेंट से कह करके अपने मकान को खाली करवा ले। लेकिन उसको कहां पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, 16 में, रेंट ट्रिब्यूनल के पास। तब जाकर के लैंडलॉर्ड को इमीडिएट पोजेशन मिलेगा, या तो लैंडलॉर्ड को या उसके घर वालों को। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन बता रखी है, वो सिचुएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। तो अब धीरे धीरे हम ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन है जो सेक्शन नंबर 10 में बताई हुई है आपके लिए। सर बोलिए। सर आपने एविक्शन ऑफ टेनेंट्स का जो स्केड्यूल ए बताया, ए में तो एप्लीकेशन लगती है, पर सेक्शन 8 में हमने ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट की बात करी है, तो सर्टिफिकेट स्केड्यूल सी में होते हैं ना, हाँ रेंट बिल्कुल। ट्रिब्यूनल और उसके। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आप बता रहे हो। अब पूछना क्या है ये बताइए। सर तो स्केड्यूल ए का कनेक्शन कहाँ से आया है, वो बता दीजिए दोबारा। शेड्यूल ए के अंदर एप्लीकेशन फाइल की जाती है ना, कि भाई अब ये शेड्यूल ए में कुछ है नहीं ऐसा, वहां पे फॉर्मेट बता रखा है कि आप अगर कोई पिटीशन फाइल करना चाहते हो किसके खिलाफ, किसी भी लैंडलॉर्ड करना चाहता है चाहे टीनेंट करना चाहता है, ठीक है, वो पिटीशन फाइल करना चाहता है, तो उसका फॉर्मेट बता रखा है कि आप कैसे पिटीशन रेंट ट्रिब्यूनल के सामने फाइल कर सकते हो, उसका फॉर्मेट बता रखा है। ठीक है, ओके सर। चलिए देखिए, इमीडिएट पोजेशन की बात कर रहा है, तो आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे कि सब सेक्शन नंबर 1 जो है इसका, सेक्शन नंबर 1 जो है सेक्शन नंबर 10 का सब सेक्शन नंबर 1 जो है आपका, वो क्या बता रहा है। यहां पर देखो टाइटल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लिखा हुआ है राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन इन सर्टेन केसेस। मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसे केसेस जिनमें क्या हो सकता है, लैंडलॉर्ड को राइट दिया जाएगा कि वो क्या कर सकता है, इमीडिएट पोजेशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जैसे कि वैसे तो उसको मिलता नहीं मकान हाथ के हाथ, 6 महीने का 10 महीने का नोटिस देना पड़ता है, या और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर लैंडलॉर्ड क्या है, बिना कोई चीज को ध्यान में रखे हुए 3 या 6 महीने के अंदर अंदर जैसे ही सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है इस प्रोसीजर का इस्तेमाल करवा के रेंट ट्रिब्यूनल से, तो फिर वो मकान का हकदार बन जाएगा उस केस में। देखिए क्या क्या कुछ लिखा है इसमें,
कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी कंटेन इन दिस एक्ट। अभी तक आपने देखा कि जो टीनेंट है उसको निकाला ही नहीं जा सकता किसी स्थिति में, ऐसे ही पढ़ा था ना। तो कह रहा है कि इस एक्ट के प्रोविजन में कोई भी बात दे रखी हो और वो कॉन्ट्ररी जारी हो इस बात के, फिर क्या होगा, क्या उस केस में भी टीनेंट को निकाला जा सकता है? तो अब यह टीनेंट को ही तो निकालने की बात हो रही है ना, क्योंकि लैंडलॉर्ड खुद आना चाहता है उस मकान के अंदर। तो ऐसा कह रहा है कि जब लैंडलॉर्ड के पास कोई और पोजेशन तो है नहीं, अब उसके पास वही जगह है, अब उसको उसमें खुद भी ना रहे तो फिर क्या मतलब है उस ऐसी जमीन का भी। तो इसलिए कह रहा है कि ऐसे केस में, कुछ ऐसे केस जो सेक्शन नंबर 10 में बताए गए हैं, उसमें लैंडलॉर्ड के पास राइट आ जाएगा इमीडिएट पोजेशन। इसलिए यहां पर ऐसा लिखा कि नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज की बात की गई है। और क्या लिखा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स और एनी कॉन्ट्रैक्ट और यूजेज। अंडरलाइन कीजिए कॉन्ट्रैक्ट और यूजेज को। सपोज करो उन दोनों पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है, टीनेंट के बीच में और लैंडलॉर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा हो, तो कह रहा है उसको भी नहीं मानेंगे, उसमें भी कुछ भी लिख रहा हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां पर लैंडलॉर्ड की परिस्थितियां खराब है, तो फिर लैंडलॉर्ड को वो जमीन दी जाएगी। दूसरा कह रहा है कि आपके कस्टम या यूजेज जो हैं, कस्टम कस्टम की तो बात नहीं कही गई, लेकिन यूजेज मतलब आपने कोई इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वहां पर आपकी जगह पर एक पर्टिकुलर एरिया में वो प्रचलन में चलती हो ऐसी चीजें, ठीक है, और वहां पर कम से कम 6 महीने 1 साल पहले कहना पड़ता है या कुछ ऐसी तरीके की चीजें चल रही हैं, मतलब वो यूजेज में चलती हैं, आमतौर पर उसे लिखने की भी जरूरत नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है जब लैंडलॉर्ड और टीनेंट, लैंडलॉर्ड ने अपना प्रीमाइसेस टीनेंट को दे दिया होता है तो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में कह रहा है कि यूजेज भी तुम्हारे कुछ भी कहें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें टीनेंट के राइट को तो बनाना ही था, टीनेंट के राइट को तो क्या करना था, प्रोटेक्शन करनी थी, लेकिन लैंडलॉर्ड के राइट को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि घर ही है क्या उसके पास, और वो अब कहाँ रहेगा फिर, या वो खुद मर गया तो उसके बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे फिर, ठीक है। इसलिए तो देखिए सबसे पहला क्लॉज 1 जो है इसका, क्लॉज 1 का सब क्लॉज 1, इसके अंदर दे रखा है कि लैंडलॉर्ड ऑन द पिटिशन बीइंग फाइल्ड इन दिस बिहाफ इन द रेंट ट्रिब्यूनल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन फॉर द रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस। अंडरलाइन कीजिए रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस। अगर उसे रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस की, देखो कमर्शियल के लिए तो नहीं कह रहा ये जो सेक्शन नंबर 10 है ना, सेक्शन नंबर कौन सा, सेक्शन नंबर 10, इसका क्लॉज 1 कहता है कि भाई ये जो बात है इमीडिएट पोजेशन वाली, वो केवल किस पर लागू होती है, रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए ही लागू होती है। दुकान तो दूसरे की भी ले सकता है, लेकिन मकान थोड़ा ना ले सकता है दूसरे का जब खुद का आ गया, तो केवल इसलिए लिख रखा है कि पिटीशन फाइल केवल रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस की कर सकता है, केवल इस सेक्शन नंबर 10 के केस में। क्लियर हो गई बात, बोलिए। यस सर। अब कह रहा है कि रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए करे तो सही, लेकिन कौन कौन से ग्राउंड पर कर सकता है। तो पहला इस आई का क्लॉज जो है ए, तो इसने कह दिया कि पिटीशन फाइल कर सकता है, लेकिन कौन सा ग्राउंड है, तो कह रहा है रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस। अब इसमें भी रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस की ग्राउंड बता रखे हैं, सब क्लॉज ए। पहला कह रखा है कि सपोज करो वो खुद व्यक्ति जो है लैंडलॉर्ड, वो कोई आर्म फोर्सेस का मेंबर है, मतलब आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर, या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अधिकारी के तौर पर बना हुआ है वो व्यक्ति, और वो आर्मी के अंदर काम करता है, लेकिन उस व्यक्ति का क्या होने वाला है, कुछ दिन में रिटायरमेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, रिटायरमेंट होने वाला है, या वो व्यक्ति जो है वहां से रिलीज होने वाला है या डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है। तो अब यहां पर लिखा हुआ है अफॉरसेड पिटीशन इज फाइल्ड विद इन 1 ईयर प्रायर। अब भाई उसको पता नहीं चल जाएगा कि रिटायरमेंट सपोज करो उसका 2019 में ही होने वाला है, तो उसको पहले ही पता चल गया ना कि 2019 में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, तो उसने 2018 में ही, मतलब उसके रिटायरमेंट होने से पहले ही उसने क्या कर दिया, पिटीशन फाइल कर दी कि साहब ऐसे ऐसे मेरा रिटायरमेंट होगा तो मैं कहां जाऊंगा। तो वो कह रहे हैं कि साहब तो फिर मकान खाली चाहिए उसे, क्योंकि अभी तक तो वो आर्मी का मेंबर था, तब तक तो वहां रह रहा था, लेकिन अब जब वहां से छूट जाएगा, रिलीज हो जाएगा, घर वालों को सबको अपने साथ लेके आएगा, तो फिर कहां रहेगा। तो कह रहा है कि फिर वो 1 साल पहले ही पिटीशन कर सकता है ऐसे केस, ठीक है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, सब्सिक्वेंट टू द डेट फ्रॉम द रिटायरमेंट और रिलीज डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, एज द केस में बी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विच एवर इज लेटर। अब देखो यहां पर थोड़ी सी बात आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी, यहां पर लिखा हुआ है विच एवर इज लेटर, इसको अंडरलाइन कीजिए। और दूसरी बात कौन सी अंडरलाइन करनी पड़ेगी, जो लिखा है विद इन 1 year। इसको समझो ये क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है कि अगर आप ऐसी कोई पिटीशन फाइल कर रहे हो, रिटायरमेंट आपका होने वाला है या उससे पहले आप किसी पैरामिलिट्री के अंदर या कहीं पर भी काम करते हो, तो आपके ऐसा पिटीशन फाइल करोगे तो आप या तो 1 साल पहले कर दो और उस टाइम पे नहीं किया और आप आज की डेट पर आ गए हो, ठीक है, और रिलीज हो गए हो, इस एक्ट के आने के बाद, लिखा हुआ है सब्सीक्वेंट मतलब बाद की बात कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, जिस दिन से ये एक्ट आया है तो इस एक्ट के आने के बाद से आपको 1 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा। कितने टाइम का, 1 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो कह रहा है उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, ऐसी पिटीशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या लिखा है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्ट के कमेंसमेंट की डेट के 1 साल के अंदर अंदर, मान लो सपोज करो ये 1 अप्रैल 2003 को पास हुआ है आपका एक्ट, ठीक है, तो 1 अप्रैल 2004 तक क्या करो आप, ऐसी पिटीशन फाइल कर सकते हो। इसलिए लिखा है विच एवर इज लेटर, इनमें से कोई भी हो। अब जैसे कि सपोज करो, या तो ये कंडीशन हो, ये कंडीशन कब लागू होती है कि जब वो व्यक्ति जो है, कौन सा व्यक्ति, जो आर्मी से डिस्चार्ज हुआ है, रिटायर होके आया है, उसका जो घर जो है वो 1999 में, मतलब वो डिस्चार्ज हो गया था 1999 में, लेकिन उस टाइम पे उसके पास रेमेडी जो थी वो उस लॉ के अकॉर्डिंग थी। लेकिन ये नया एक्ट आया है और ये चाहता है कि मुझे इसमें रेमेडी मिलनी चाहिए और इमीडिएट पोजीशन चाहिए इसे, तो ये क्या कर सकता है कि जैसे ही 2003 में इसको पता चला कि पिटीशन, एक नया एक्ट आ चुका है, तो इस एक्ट के आने के बाद से 2004 तक क्या कर सकता है, ऐसी पिटीशन फाइल कर दे। या तो ये हो, नहीं तो सपोज करो इसका जो रिटायरमेंट हुआ है वो 2005 में हुआ है, तो जिस दिन 2005 में हुआ है तो उसके 2004 से लेकर के 2005 के बीच में कभी भी ऐसा क्या कर सकता है, ये पिटीशन फाइल कर सकता है ऐसे मकान का प्रेमाइसेस को पोजेशन लेने के लिए। ठीक है, क्लियर हुई बात। यस सर। दोनों में से कोई एक होगी, है ना, तो दोनों में से इसलिए लिखा है विच एवर इज लेटर, जो भी लेट वाली होगी, ठीक है। अब जैसे 1999 की है तो ये, और अगर उसका इस टाइम पे हुआ है तो फिर ये वाली लेट, है ना। लेकिन होगी कब, तो विद इन 1 year, या तो रिटायरमेंट की डेट से 1 year, या दूसरी कौन सी है, दूसरी डेट है आपकी इस एक्ट के कमेंसमेंट की डेट से 1 year। बी क्लॉज भी इसी तरीके की बात करता है। बी क्लॉज क्या कहता है कि सपोज करो वो व्यक्ति अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अभी तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर था, यूनियन के अंदर था, लेकिन वो वहां पर आर्मी पोस्ट पर था, ठीक है, तो उसको वहीं पर कोई सुविधा मिली हुई थी, वहीं पर रहने की, खाने की, पीने की और अपने परिवार को रखने की जगह थी, तब तो वहां रह रहा था। लेकिन वहां से जब रिटायर हो गया तो कहाँ आएगा, अपने ही तो घर आएगा, तो फिर उस केस में वो पिटीशन फाइल कर रहा था यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो लोकल बॉडीज का हो, या कोई ऐसी कॉर्पोरेशन के अंदर हो। अब वहां से उसका सपोज करो रिटायरमेंट हो जाए, क्या हो जाए, रिटायरमेंट, तो कह रहा फाइल द अफॉरसेड पिटीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year प्रायर टू और सब्सिक्वेंट, या तो इस एक्ट के कमेंसमेंट की डेट से क्या करे, जिस दिन से वो रिटायर हुआ है, या तो 1 साल पहले कर ले या 1 साल बाद कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या जिस दिन ये एक्ट आया है उसके कमेंसमेंट की डेट से 1 साल के अंदर अंदर कर दे। तो जिसमें भी वो पिटीशन फाइल करेगा
तो ऐसे केस में उसके पास राइट होगा कि वो इमीडिएट पोजेशन के लिए, लेकिन पोजेशन कैसा होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के पर्पज से ही वो ऐसा किया गया हो। लेकिन यहां पर भी सेम वही बात लिखी हुई, विच एवर इज लेटर की, लेकिन बाद वाली जो आपने पिटीशन फाइल करी है वही मान्य होगी। इसी तरीके से देखोगे तो सीनियर सिटीजन कौन है, सीनियर सिटीजन, इसके बारे में अपने पढ़ा था ना डेफिनेशन क्लॉज में, कौन होते हैं सीनियर सिटीजन, 65 प्लस। बिल्कुल, जिसकी एज 65 साल तक की हो गई हो कंप्लीट, या 65 साल से ऊपर का हो गया हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो कह रहा है कि हैज बिकम अ सीनियर सिटीजन तो फाइल अफॉरसेड पिटीशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रीमाइसेस। मतलब सपोज करो ये व्यक्ति जो है इसने कभी भी अपना मकान दिया है, इसने मकान दिया है सपोज करो 1960 में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मकान जब दिया है तो इसको पता तो है ना कि इसकी एज होने वाली है अब, तो इस व्यक्ति को 3 साल कम से कम हो गए हों, और 3 साल का टाइम पीरियड जो है प्रोमाइसेस का वो एक्सपायर हो गया हो, तो उसके बाद ये कभी भी क्या कर सकता है, 1965, मतलब ये जब 65 साल का हो जाएगा ऐसे केस में, क्या लिख रहा हूं मैं, 60 साल का था इस टाइम पे और वो अब 65 साल का होगा, तो जब भी वो 65 साल या उससे ज्यादा का या सीनियर सिटीजन हो जाएगा तो उस टाइम पर ये क्या कर सकता है, ऐसी पिटीशन फाइल करके इमीडिएट पोजेशन ले सकता है। तो 3 तरह की कंडीशन समझ में आ गई होंगी आपको। पहली कंडीशन में कहा कि वो कोई आर्मी का मेंबर हो, वहां से रिटायर हो गया हो, रिलीज हो गया हो, डिस्चार्ज हो गया हो किसी भी तरीके से। दूसरी कंडीशन इसने बता दी कि वो कहीं एम्प्लॉय था किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल बॉडी का। तीसरा बता दिया सीनियर सिटीजन, ठीक है। इसलिए लिखा है यहां पर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर। देखो यहां पर याद रखना 65 साल की जो उम्र जो सीनियर सिटीजन की बात हो रही है, वहां पर जब से उसने प्रमाइसेस दिया है, किसी को लेट आउट किया है किसी टीनेंट को, तो उसके 3 साल के एक्सपायर होने के बाद ही ऐसी पिटीशन फाइल कर सकता है। और बता दे उस टाइम पे कि भाई मैं ऐसे ऐसे 65 साल एज हो गई है मेरी, अब मेरे को घर की जरूरत है, तो फिर ऐसे केस में खाली कर सकता हूं। लेकिन ऐसा कोई ग्राउंड नहीं लेगा कि टीनेंट को कहे कि साहब मैं, मेरे को तो पता ही नहीं था मैं 65 साल का हो जाऊंगा। कहीं ऐसे कह दे कि साहब मेरे को तो पता ही नहीं था 65 साल का हो जाऊंगा, और मैं तो, मेरे को तो पता ही नहीं थी इस चीज के बारे में, और मैं तो अब क्या है ये मकान लेना चाहता हूं क्योंकि मेरी उम्र जो है वो 65 साल हो गई है। ऐसे नहीं, वो क्या कह रहा है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर, 3 साल का टाइम पीरियड जो है एक्सपायरी हो जाए जिसमें उसको किराए पर दिया गया था जिस टीनेंट को मकान, तो उसके होने के बाद तुरंत वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि साहब मेरी अब जो एज है वो 65 या होने वाली है, तो फिर ऐसे केस में मिल जाएगा उसको मकान। क्लियर हो गई कि बात, बताइए। यस सर। तो ये कुछ कंडीशन है जिनमें ऐसी चीजें बताई हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी और चीजें हैं इसमें, जैसे कि इसमें तो क्लॉज 1 में तो यही बात बता रखी थी, यहां पर जो बात की गई है वो तो जिंदे लोगों की गई है, बस वो डिस्चार्ज हुए हैं अपने पोस्ट से या उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। तो 3 कंडीशन ऐसे करके इसने बता दिया आपको, ठीक है। लेकिन यहां पर जो सेकंड क्लॉज है इसका, सेकंड सब क्लॉज है इसी क्लॉज 1 का, वो क्या कहता है सेक्शन नंबर 10 का, देखिए इसे लिख देते हैं, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 1 का सब क्लॉज 2। यहां पर देखो क्या लिखा है, डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेड। डिपेंडेंट कौन होते हैं बताइए, पढ़ाई के डिपेंडेंट्स क्या होते हैं, कौन होते हैं डिपेंडेंट्स, सर किसको कहते मदर, हैं हाँ, फिर सर मदर फादर स्पाउस और चिल्ड्रन जो कि साथ में रिसाइड कर रहे हैं। मतलब जिनको भी ऐसे लोग हैं जो अपनी ऐसी अवस्था में हैं और जो हाथ पैर नहीं चला सकते या जिनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, वो हर व्यक्ति कौन है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो अब सपोज करो, अब यहाँ पर डिपेंडेंस की बात की गई है
और डिपेंडेंट किस पे है, वो लैंडलॉर्ड पर है, तो इसलिए वो है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस लैंडलॉर्ड के। लेकिन इस केस में क्या है, वो डिपेंडेंट भी उसी पे ही है, क्योंकि सारा खर्चा जो है उनका मेंटेन करने का, मेंटेनेंस देने का, वो सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैंडलॉर्ड पे करता है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि यहां पर देखो क्या लिखा है, डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लैंडलॉर्ड हु वाज अ मेंबर ऑफ द एनी आर्म फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ द यूनियन हैज डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखो, अंडरलाइन कीजिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो आर्मी के अंदर था, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर, और उस टाइम पर वो क्या हो गया, मर गया, ड्यूटी के टाइम पे मरा, ध्यान रखना। तो ड्यूटी के टाइम पर वो मर गया, और अब कौन बचा, जो इस व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट थे, लैंडलॉर्ड था ना ये, इसके ऊपर डिपेंडेंट थे, इसके जैसे कि माता पिता हो गए, इसके परिवार के बेटा बेटी बच्चे जो भी हैं वो लोग हो गए, ठीक है, ऐसे लिख देते ABCD। तो ये लोग जो है, अब ये जो है ये डिपेंडेंट्स हैं, अब ये मर गया तो अब तो वहां पर रहा नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया इसका, तो अब उनको आर्मी रखेगी कि अपने वहां पे, तो उन लोगों को तो भेज देगी ना उनके घर पे, लेकिन अब इनके पास घर ही नहीं है वहां पर, और जो घर है इनके पास, वो घर जो है इन्होंने क्या कर दिया, रेंट पे दे रखा है किसी को। अब रेंट पे जब दे रखा है तो भैया टीनेंट जो है वो कैसे खिला देगा इतनी जल्दी, समझ में आ रही बात। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, तो यहां पर लिखा है शेल, यहां पर देखोगे तो यहां पर लिखा है डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लैंडलॉर्ड shall on the petition being filed in the behalf in the rent tribunal। तो फिर ऐसे केस में रेंट ट्रिब्यूनल के सामने अब कौन, क्योंकि अब तो आपका लैंडलॉर्ड तो मर गया, तो उस केस उसके बिहाफ पर कौन पिटीशन फाइल करेगा, लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे, बताइए कौन पिटीशन फाइल करेगा। सर LR। सीधी सी बात है, LR, और LR में भी कौन, जो डिपेंडेंट है, इसलिए उसने शब्द यूज किया डिपेंडेंट के बारे में, ठीक है। तो यहां पर जो मेनली बात की गई है वो डिपेंडेंट की गई है, ठीक है। तो ये एंटाइटल होंगे रिकवर करने के लिए इमीडिएटली पोजेशन, लेकिन कैसा, केवल रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। केवल सब्जेक्ट मैटर जो है सेक्शन नंबर 10 का, वो केवल और केवल रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस की ही बात करता है। अब ये पिटीशन फाइल कब की जाएगी वो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लिखा हुआ है, इफ द पिटीशन इज फाइल्ड बाय हिम within a period of 1 year after the death of such member or within a period of 1 year from the commencement of this act whichever is later। मतलब क्या है इसका, या तो आपके जो पति थे, मतलब इस ये जो लैंडलॉर्ड है जी, ये जब मरा है उसकी डेथ के 1 साल के अंदर अंदर कर दो, या तो आप पिटीशन फाइल, तो आपको मकान मिल जाएगा। या आप पिटीशन फाइल कब कर सकते हो, तो ये कह रहा है कि सपोज करो उसका जो हस्बैंड है वो 1994 में गुजर गया, लेकिन ये एक्ट तो 2001 में आया था, तो अब ये राइट कैसे, पिटीशन फाइल कैसे फाइल करेंगे, या तो 1950 के एक्ट के हिसाब से करें, वहां पर इनको कोई राइट मिला नहीं, रेमेडी मिली नहीं, तो फिर कैसे होगा उस केस में। तो कह रहा है कि फिर अगर जैसे ही एक्ट आ जाता है 2001 का, तो जिस दिन ये कमेंसमेंट की डेट है, कौन सी डेट है कमेंसमेंट की, 1 अप्रैल 2003, तो 1 अप्रैल 2003 के बाद से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर क्या कर दो आप, पिटीशन फाइल कर दो फॉर द रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन, कि साहब हमें मकान की जरूरत है सख्त, और 1 साल के अंदर अंदर आपको दे दिया राइट कि विद इन 1 ईयर आप क्या कर सकते हो, ऐसी पिटीशन फाइल कर सकते हो। लेकिन आपको क्या याद रखना पड़ेगा इसमें, विच एवर इज लेटर। विच एवर इज लेटर क्यों लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य क्या है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 1994 में तो कर नहीं सकते थे आप, पिटीशन फाइल कैसे करते, क्योंकि 2001 में आया है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी बाद में हुई है चीज, जो भी घटना क्या हुई है बाद में हुई है, सपोज करो
ये वाली छोड़ करके ये 2000, ये वाली जो घटना हुई है 1954 की, ये ना हो करके ये 2005 में हो जाती तो विच एवर इज लेटर का मतलब क्या हुआ, फिर कह रहा है कि 2005 के अकॉर्डिंग होती चीज, फिर ये वाली ये चीज तो चालू नहीं होती। फिर यहां से 2005 में अगर उसकी डेथ हुई है तो इसके मरने के बाद 2006 तक के लिए आपको रेमेडी मिल जाती कि आप 2005 से लेकर 6 के बीच में कभी भी पिटीशन फाइल कर सकते हो। इसलिए कहा उसने विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में हुआ है। ऐसे ही देखिए इसका क्लॉज 3, सेक्शन नंबर 10 के सबसेक्शन नंबर 1 का क्लॉज 3 क्या कहता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द लैंडलॉर्ड हिज विडो शैल ऑन द पिटीशन बीइंग फाइल्ड इन दिस बिहाफ इन द रेंट ट्रिब्यूनल। कह रहा है कि यहाँ पर वाइफ के लिए भी क्या करा गया है, ऐसी रेमेडी दी गई है कि उसके पास भी राइट है, अगर कि लैंडलॉर्ड अगर मर गया तो उसकी जो विडो वाइफ है, ठीक है, उसकी जो विडो है वो क्या कर सकती है ऐसे केस में, वो भी पिटीशन फाइल कर सकती है। तो टाइम पीरियड वही है सेम, कितने टाइम में करेगी, तो जिस दिन से मरा है उस दिन के 1 साल के अंदर अंदर कर देगी, ठीक है। लेकिन ये भी रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस के लिए कर सकती है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहां पर ये बात है कि यहां पर ना तो किसी सरकारी कर्मचारी की बात हो रही है, ना कोई आर्मी का मेंबर मरा है, लेकिन यहां पर जो व्यक्ति मरा है वो कोई व्यक्ति जिसके पास कोई नौकरी है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस वहां पर उसने क्या कर रखा है, कोई मकान जो है अपना रेंट पर दे रखा है और उस पर वही मकान है अपना, ठीक है। तो फिर ऐसे केस में वो वाइफ जो है उस मकान के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है कि साहब मुझे इमीडिएट पोजीशन चाहिए और मेरे पास कोई और मकान है नहीं और मेरे हस्बैंड जो है वो गुजर चुके हैं। क्लियर हो रही है कि बात? यस सर। इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर पढ़ोगे ढंग से तो लिखा है, इफ द पिटीशन इज फाइल्ड बाय हर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, जिस दिन से उसकी डेथ हुई है उसके हस्बैंड की, उस दिन की डेट से लेकर के विद इन 1 साल, 1 साल के अंदर अंदर ऐसी विडो जो है या उसकी वाइफ जो है वो पिटीशन फाइल कर सकती है इमीडिएट पोजेशन के लिए। लेकिन पर्पस क्या है, केवल रेजिडेंशियल पर्पस। अब इसका क्लॉज 2 भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्लॉज 2 क्या कहता है इसका। क्लॉज 2 जो है, ये जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 की बात हो रही थी यहां पर, इसमें पढ़ी थी ना आपने सबसेक्शन नंबर 1 की और इन तरीके की बातों के बारे में, उसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं अपन। लेकिन ये जुरिसडिक्शन कैसे तय किया जाए कि सपोज करो उसके वाइफ के पास तो 2-2 3-3 मकान है, या उसके डिपेंडेंट्स के पास, उस लैंडलॉर्ड के पास जो आर्मी में था उसके भी 2-2 3-3 मकान है, लेकिन ये कैसे तय किया जाए कि वो मकान में से टीनेंट को निकाला जाए या नहीं निकाला जाए, क्योंकि ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी टीनेंट को निकलवा सकता है। तो उसका कुछ प्रावधान जो है उसके राइट को प्रोटेक्ट किया गया है टीनेंट के को, वो क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग किया गया है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर द लैंडलॉर्ड हैज लेट आउट मोर देन 1 प्रेमाइसेस, जहां पर लैंडलॉर्ड के पास एक से ज्यादा प्रेमाइसेस हैं, और पिटीशन अंडर सबसेक्शन नंबर 1, पिटीशन सबसेक्शन नंबर 1 में किन किन के द्वारा की गई थी, या तो सीनियर सिटीजन ने की थी, मिलिट्री के आर्म फोर्सेस मेंबर ने की थी, ठीक है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय था उसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने की थी, या और किसने की थी। तो वहां पर आपने देखा कि वहां पर विडो ने भी की थी, और आपने वहां पर ये भी देखा कि वहां पर डिपेंडेंट्स के द्वारा भी की जा रही थी। तो 5 अलग अलग तरीके के मेंबर्स के बारे में बताया गया था, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, उनको राइट तो दिया गया था पिटीशन फाइल करने का, लेकिन पता चला कि उनके पास तो एक से ज्यादा प्रमाइसेस हैं, तो टीनेंट से क्यों खलवा रहे हो। तो उसके लिए कंडीशन क्या दे रखी है, तो कह रहा है shall be maintainable in respect of one rented premises only to be chosen by the landlord, or petition under subsection number 1 shall be maintainable only if the petitioner is not residing in his own premises in the same municipal area। कुछ बात समझ में आई आपको? कह रहा है कि ये पिटीशन फाइल कर रहे थे ना, इनको केवल तभी ये राइट मिलेगा जब उसका मकान जिसमें वो अभी फिलहाल रह रही है या रह रहा है और एक से ज्यादा उसके मकान है, तो सेम म्युनिसिपल एरिया में अगर मकान है उसके, क्या है, सेम म्युनिसिपल एरिया के अंदर मकान है,
तो फिर उसकी पिटीशन जो है वो मान्य नहीं रहेगी, मेंटेनेबल नहीं रहेगी, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि वो इलीगल तरीके से उस टीनेंट को निकालना चाहती है मकान से, या निकालना चाहता है कोई व्यक्ति, क्योंकि उसके पास तो जब सेम म्युनिसिपल एरिया में उसी पर्टिकुलर जगह पे एक मकान है तो उसी में क्यों नहीं रहे, इसी में क्यों रहना चाहता है वो, इस वजह से ऐसा किया गया। और नहीं तो क्या हो, नहीं तो मेंटेनेबल तब होगी पिटीशन फाइल, या तो सेम म्युनिसिपल में है नहीं तब हो सकती है, या दूसरी बात कब हो सकती है, जब उसके पास केवल एक ही प्रेमाइसेस हो। ठीक है, तो इन दो केसेस में ऐसा किया जा सकता है। समझ में आया क्या, नहीं आया कुछ? नहीं तो फिर पिटीशन जो टीनेंट होगा वो कोर्ट में जाकर के मतलब रेंट ट्रिब्यूनल के सामने जाकर के डिफेंस ले सकता है ना, साहब इनके पास तो पहले से मकान है, ये उसमें क्यों नहीं रह रहे, यहाँ पे आ रहे हैं जो, और कह रहे हैं हमें इमीडिएट पोजीशन चाहिए, तो इमीडिएट पोजीशन में प्रॉपर्टी है तो गई, और कह रहा है कि इनके पास एक ही नहीं है, दो दो तीन तीन प्रॉपर्टी है, तो इसी को क्यों खाली करवाना चाहते हो, मैं कहाँ जाऊंगा इतनी जल्दी, इस चक्कर में ऐसा। क्लियर हो गई ये बात? बताइए शुभेंद्र जी, यस सर। आयुषी जी बताइए। यस सर। चलिए आगे देखिए, इसी तरीके की कुछ और बातें भी हैं। यहां पर है क्लॉज 3, क्लॉज 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है इसका, और यहां पर जो है लैंडलॉर्ड अपनी बीमारी का बहाना लेता है, अब बहाना है या सच है वो तो भगवान जाने, लेकिन यहां पर जो ग्राउंड दिया है उसके लिए, उसके बारे में सुनना है हमको, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक क्लॉज 3 का। सबसेक्शन नंबर 3 जो है इसका, ये कह रहा है कि लैंडलॉर्ड की सपोज करो टांग टूट गई, क्या टूट गई, टांग टूट गई, और वो लैंडलॉर्ड जो है जब टांग टूट गई तो वो अब तीसरी मंजिल पर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उसने क्या है, नीचे के 2 माले जो हैं अपने वो तो किसी व्यक्ति को रेंट पर दे रखे हैं, और तीसरे पे खुद रहता है, लिफ्ट है नहीं तो चढ़ेगा कैसे इतनी ऊपर, और इस चक्कर में वो क्या करना चाहता है, ग्राउंड फ्लोर का मकान जो है उस टीनेंट से खाली करवाना चाहता है। तो वैसे तो लग रहा है रीजनेबल है, करवा सकता है, लेकिन अगर उसी का जिस उसी सेम म्युनिसिपल एरिया में उसके पास दूसरा प्रेमाइसेस है और उसमें भी ग्राउंड फ्लोर है उसके पास खाली, तो फिर तो उसमें रहना पड़ेगा उसे, वहां जा सकता है, लेकिन कह रहा नहीं यही वाला चाहिए मुझे, तो ये वाला क्यों चाहिए, तो मैं क्या इससे दिक्कत आ रही है टीनेंट से, तो फिर यहां पर कुछ कंडीशन बता रखी है सबसेक्शन नंबर 3 में, वो समझनी है अपन को। देखिए क्या कह रहा है, वेयर अ लैंडलॉर्ड आफ्टर द लेटिंग आउट हिज प्रेमाइसेस ऑन द ग्राउंड फ्लोर, अब लेटिंग आउट कर रखा है उस लैंडलॉर्ड ने अपना ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, किसी को भी दे रखा है, और जब लेटिंग आउट कर दिया उसके बाद क्या हुआ, हैज इंकर्ड सच परमानेंट डिसेबिलिटी, यहां अंडरलाइन कीजिए सच परमानेंट डिसेबिलिटी, यहां पर यही बात ध्यान रखनी है आपको कि उस मकान मालिक को जो इंजरी हुई है, उसकी जो टांग टूटी है, वो परमानेंट डिसेबिलिटी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट मिला हुआ वो उसे, ऐसा नहीं कि 4-5 दिन पहले गिरा था, मोच आई थी और वो 10 दिन में सही हो सकती है, और फिर भी दौड़ा रहा है उस टीनेंट को खाली करवाने के लिए कह रहा है, तो इतनी जल्दी खाली हो जाता क्या कोई मकान, इस चक्कर में वो कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, ड्यू टू विच इज अनेबल टू यूज स्टेयरकेस, अंडरलाइन कीजिए अनेबल टू यूज स्टेयरकेस, कि अब वो क्या कर सकता है, ना तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकता है, रिक्वायर द ग्राउंड फ्लोर, और इस चक्कर में उसे क्या जरूरत पड़ गई, ग्राउंड फ्लोर प्रोमाइसेस की जरूरत पड़ गई, फॉर हिज ओन रेजिडेंस, खुद के रहने के लिए जरूरत पड़ गई, तो ही शैल ऑन द पिटीशन बीइंग फाइल्ड इन दिस बिहाफ द रेंट ट्रिब्यूनल, अब वो पिटीशन फाइल कर रहा है, और सेक्शन नंबर 16 में जाकर के पिटीशन फाइल करके क्या कह रहा है, रेंट ट्रिब्यूनल से कह रहा है कि साहब मेरी टांग टूट चुकी है, परमानेंट डिसेबल हो चुका हूं, और ग्राउंड फ्लोर चाहिए क्योंकि मैं तो ऊपर रह नहीं सकता, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, तो कह रहा है कि केवल तभी ये पिटीशन करने के लिए एंटाइटल होगा ये लैंडलॉर्ड, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए सबसे पहले तो इसके पास, जब भी तो क्लॉज 3 का ग्राउंड लेगा ना ये पिटीशन फाइल करने के लिए, तो कह रहा है यहां पर बी एंटाइटल, तो इस बी एंटाइटल को किसके साथ पढ़ोगे, तो लिखो ही शैल बी, उसके ऊपर 2 लाइन पहले लिखा हुआ है, ही शैल बी एंटाइटल टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन फॉर सच ग्राउंड सच ग्राउंड फ्लोर प्रेमाइसेस ऑन हिज फर्निशिंग अ सर्टिफिकेट, अंडरलाइन कीजिए सर्टिफिकेट को, अब इसको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ ना चाहिए, या तो कोई मेडिकल बोर्ड से जो कि कोई गवर्नमेंट का हो, या जैसे कोई रूल रेगुलेशन हो उसके आधार पर मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके पास कि भाई ये डिसेबल हो चुका है ब्रो,
तो उसकी एक एप्लीकेशन अपनी पिटीशन के साथ उसे लगा सकता है, तो फिर इसके पास ये एंटाइटल हो जाएगा ऐसी पिटीशन फाइल करने के लिए। लेकिन ऐसी जब चीजें हैं तो उनसे सेटिस्फाइड होना किसका जरूरी है? रेंट ट्रिब्यूनल का। क्योंकि हमने फिर से वही बात आ गई, मैंने आपको क्या बताया कि हमारा मेन मकसद क्या था कि टीनेंट की सुरक्षा करना, क्योंकि ये बहाने भी तो हो सकते हैं ना किसी लैंडलॉर्ड के किसी टीनेंट को निकालने के, और वो इनके चक्कर में क्या कर रहा है, वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहां पर रेंट ट्रिब्यूनल की ही ड्यूटी बनती है कि किसी ना किसी तरीके से टीनेंट का प्रोटेक्शन किया जाए। इसलिए वो हर चीज से पहले सेटिस्फाइड हो रहा है, सब चीजों को जांच पड़ताल कर रहा है अच्छी तरीके से, फिर उसको ये ग्राउंड दिया जा रहा है। देखिए क्या लिखा है यहां पर, लिखा है ऑन सेटिस्फाइडिंग द रेंट ट्रिब्यूनल दैट ही हैज नो सूटेबल रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस। उसको लग गया कि भैया सूटेबल नहीं है इसको, कि उस रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस जो है ऑफ हिज ओन ग्राउंड फ्लोर इन हिज पोजेशन इन द सेम म्युनिसिपल एरिया। अगर उसको पता चल गया कि भैया सेम म्युनिसिपल एरिया में अगर है इसके पास मकान और वो भी ग्राउंड फ्लोर का है, तब तो देगा ही नहीं, उसको मना कर देगा कि इसको मत खिलवाओ टीनेंट से। अगर नहीं है तो फिर क्या हो गया, रेंट ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो गया। अब रेंट ट्रिब्यूनल कहेगा कि ऐसा करो, जब तुम्हारे पास नहीं है तो फिर ले लो तुम मकान को, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाइड हो गया वो। लेकिन इसके लिए कुछ प्रोवाइजो के अंदर बातें दे रखी है, ये प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अब रेंट ट्रिब्यूनल तो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन टीनेंट से भी बात करता है अब रेंट ट्रिब्यूनल, और लैंडलॉर्ड भी टीनेंट से बात करता है। और टीनेंट और लैंडलॉर्ड की बातें होती हैं तो वो कहता है कि मैं लैंडलॉर्ड से, वो लैंडलॉर्ड कह रहा है कि मैं इसको अपना तीसरे मंजिल या दूसरे मंजिल का जिसमें मैं रहता हूं उस मकान को देने के लिए तैयार हूं, ये मेरे को ग्राउंड फ्लोर का ही दे दे। इस तरीके की बात है। अब वहां पर ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर पे ले रखे थे उसने, उसमें तो 2 ही कमरे थे, और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पर ले रखे थे उसमें तो 3 कमरे थे, और जहां पर मकान मालिक खुद रह रहा है वहां पर 2 ही कमरे थे। अब ये कैसे सेटिस्फाइड हो इस बात से कि भाई ये 2 और 3 में चक्कर है? तो इसलिए यहां पर प्रावधान किया गया है इस प्रोवाइजो में कि जो फैसिलिटीज टीनेंट को एग्रीमेंट के अंदर दी गई थी, ट्रांसफर की गई थी, उसके अकॉर्डिंग ही उसको नीचे भी व्यवस्था की जाए या ऊपर व्यवस्था की जाए उसकी, जहां पर भी आप उसको मकान देने के रहने के लिए दे रहे हो। तो इस तरीके की बात जो है प्रोवाइजो में लिखी हुई। देखो क्या लिखा है, इफ द टीनेंट इज प्रिपेयर्ड टू वेकेट ग्राउंड फ्लोर प्रीमाइसेस, यदि टीनेंट प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है नीचे के ग्राउंड फ्लोर को खिलाने के लिए, तो उसके चक्कर में उसके बदले में वो क्या कर सकता है, इन एक्सचेंज ऑफ प्रीमाइसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो वो लैंडलॉर्ड की किसी जिसमें ऑक्यूपाई कर रखा था लैंडलॉर्ड ने, उस अपर फ्लोर को वो ले सकता है। तो इस आधार पर भी क्या किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। अब ले लो तुम ग्राउंड फ्लोर को, क्योंकि टीनेंट भी सेव हो गया इस बहाने। इसलिए लिखा है कि द रेंट ट्रिब्यूनल शैल पास ऑर्डर इमीडिएट पोजेशन इन द फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड ओनली on the condition that landlord shall make available proportionality equal portion, अंडरलाइन कीजिए, proportionately equal portion। अगर लैंडलॉर्ड उस टीनेंट को जिसको जहां से निकाल रहा है उसी तरीके का इक्वल पोर्शन दूसरी जगह दिलवा दे या दे दे, या ऊपर वाले ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे दे दे अपने ही बिल्डिंग में, या उसी म्युनिसिपल एरिया में दे दे, तो फिर कह रहा है इन हिज ऑक्यूपेशन ऑफ ऑन अपर फ्लोर टू द टीनेंट ऑन सच टर्म द कंडीशन में बी फिक्स बाय द रेंट ट्रिब्यूनल। तो अब कंडीशन जो तय की जाएंगी वो रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा फिक्स की जा सकती है, और बता देगा कि भाई कौन कौन सी चीजें और होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजों की कमियां हैं। क्लियर हुआ का बताओ क्लॉज 3 आपका? यस सर। आयुष जी बताइए, शुभेंद्र जी। यस सर। ज्योति जी बताइए, क्लियर हो रही है बातें? अब देखिए यहां पर क्लॉज 4 भी है। अब इस क्लॉज 4 में क्या कर दिया, इस टीनेंट के राइट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये बार बार कह रहा था ना कि भाई लैंडलॉर्ड को निकाल दो, लैंडलॉर्ड को निकाल दो, सॉरी लैंडलॉर्ड कह रहा था टीनेंट को निकाल दो, टीनेंट को निकाल दो, और इतने सारे ग्राउंड दे दिए इसने। अब पता चला कि भैया टीनेंट को तो निकाल दिया, और उस व्यक्ति ने क्या किया, लैंडलॉर्ड ने, वो बहुत चालाक निकला इस मामले में। उस लैंडलॉर्ड ने उस टीनेंट को निकाल करके क्या किया, उस मकान को किसी थर्ड पर्सन को दे दिया।
ये बात पढ़ी थी क्या अपन ने कहीं पर? कौन से सेक्शन में पढ़ी थी ये बात? रिया जी बताइए, किस सेक्शन में पढ़ी थी ऐसी बात? जहां पर लैंडलॉर्ड टीनेंट से मकान लेकर के किसी थर्ड पर्सन को 3 साल के अंदर अंदर दे देता है। तो सर सेक्शन 8 में सेक्शन प्रीमाइसेस नंबर 8 में कहा? नहीं, ग्राउंड्स में जब दे रखा था कि वो 3 साल हाँ तक नहीं दे सकता आगे। बिल्कुल, सेक्शन नंबर 9 के क्लॉज आई के प्रोवाइजो में दे रखी थी ये बात, जिसके साथ मैंने क्या बताया था कि यहां पर जब ऐसी बातें आती हैं तो वो क्या कर सकता है, सेक्शन नंबर 16 का प्रयोग कर सकता है टीनेंट, और कहेगा साहब इसने मेरे को गलत तरीके से निकाला है, और जब इसने तो अपने ग्राउंड रीजनेबल बताए थे लैंडलॉर्ड ने, और किसी थर्ड पार्टी को, मेरे को तो निकाल दिया, और थर्ड पार्टी को क्या कर दिया इसने, उस मकान को विद इन 3 ईयर दे दिया। तो फिर इस लैंडलॉर्ड के खिलाफ अब टीनेंट की बारी है। टीनेंट क्या कहेगा, लैंडलॉर्ड के खिलाफ पिटीशन फाइल करेगा। अभी लैंडलॉर्ड जहां पिटीशन फाइल कर रहा था ना सेक्शन नंबर 16 में, अब टीनेंट की बारी है। अब टीनेंट लैंडलॉर्ड के खिलाफ पिटीशन फाइल करेगा 16 में, और कहेगा साहब उस पोजीशन को वापस दिलवाओ, इमीडिएट पोजीशन, क्योंकि इसने धोखा दिया है और इसने गलत तरीके से लिया है। देखो इसके बारे में क्लॉज 4 क्या कहता है, वेयर द लैंडलॉर्ड हैज रिकवर्ड पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस, अब उसने रिकवर कर लिया है पोजेशन को, अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंतर्गत उसने लैंडलॉर्ड ने पोजेशन को रिकवर कर लिया है। किन ग्राउंड्स के आधार पर? क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 में। तो अब क्या है, तो अब लैंडलॉर्ड को ये क्लॉज 4 जो है प्रोहिबिटेड कर रहा है, मतलब उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। क्या लिखा है, ही शैल बी प्रोहिबिटेड, मतलब लैंडलॉर्ड शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम द लेटिंग आउट द सेम टू एनी अदर पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, अंडरलाइन कीजिए इसे, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। अब वो 3 साल तक उस मकान को, अगर उसने खाली तो करवा लिया ग्राउंड पे सेक्शन नंबर 10 के अंदर, अब वो 3 साल तक किसी और को नहीं दे सकता उस मकान को। क्या लिखा है, टेनेंट शैल बी एंटाइटल्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द पोजेशन ऑन एन एप्लीकेशन मूव बाय हिम। तो अब अगर उसने किसी को, इन केस द लेट आउट प्रीमाइसेस आर लेट आउट, मतलब उस प्रीमाइसेस को अगर किसी और को दे दिया उन 3 सालों के अंदर अंदर, तो फिर जो टीनेंट है वो क्या कर सकता है, लैंडलॉर्ड के खिलाफ पिटीशन फाइल कर सकता है। और क्या लिखा है, petition on an application moved by him before a rent tribunal, or rent tribunal shall dispose such application expeditiously, procedure laid in down section number 16, mutatis mutandis, मतलब जैसा लैंडलॉर्ड के लिए राइट दे रखा था सेक्शन नंबर 16 में पिटीशन फाइल करने के लिए, सेम वही राइट अब पिटीशन फाइल जब इसके द्वारा की जाएगी और इमीडिएट पोजेशन इसको चाहिएगा, तो फिर टीनेंट के लिए भी सेक्शन नंबर 16 में वही प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा और वही राइट दिए जाएंगे। क्लियर हो गई की बात बताइए? यस सर। अब सबसे बड़ी बात, इसका जो मेन है वो है इसका एक्सप्लेनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक्सप्लेनेशन के ऊपर स्टार लगाइए। क्यों एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है इसका? मैंने एक चीज बताई थी, क्या लैंडलॉर्ड किसको कहा जाता है बताइए, रिया जी बताइए, कौन होता है लैंडलॉर्ड? सर whoever is entitled to receive the rent, या जो भी उसके, इसका मतलब यही हुआ कि जिसके जो एंटाइटल होता है रेंट को रिसीव करने के लिए वही लैंडलॉर्ड होता है? नहीं सर, नॉट नेसेसरली। अरे अभी तो हमने डेफिनेशन में तो यही पढ़ा था। सर पर लैंडलॉर्ड जरूरी नहीं है ना कि आपका ओनर हो। ओनर हो मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मतलब प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो भी है, वो हो सकता है किसी और के सुपरविजन में हो और वो रेंट कलेक्ट करना हो, तो वो हाँ लैंडलॉर्ड बन जाए। तो मैंने भी तो यही कहा ना कि जो भी रेंट को रिसीव कर रहा है व्यक्ति वही लैंडलॉर्ड है ना। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन जो सेक्शन नंबर 2C में पढ़ी हमने, यस सर। तो वो कोई भी हो सकता है, वो एजेंट हो सकता है, वो ट्रस्टी हो सकता है, वो रिसीवर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ जी। ये बात क्लियर है ना, कि लैंडलॉर्ड केवल वही होता है जो रिसीव करता है रेंट को, जो एंटाइटल होता है रिसीव करने के लिए रेंट को। यही बात पढ़ी है ना सेक्शन नंबर 2C में। यस सर। लेकिन यहां पर सेक्शन नंबर 10 के लिए वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती है। ये बात कौन बताता है? ये बात इसका एक्सप्लेनेशन बताता है। सेक्शन नंबर 10 के लिए एप्लीकेशन अगर किसी को फाइल करनी है तो केवल वही बंदा फाइल कर सकता है जो उस प्रॉपर्टी का ओनर होगा।
क्योंकि उसी को तो चाहिए वो मकान रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस के लिए, वो रेंट थोड़ा ना लेना चाहता है उसका, वो तो रहना चाहता है उसमें। देखो क्या लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन लैंडलॉर्ड शैल मीन द ओनर ऑफ रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस। क्लियर हो गई बात, बताइए। यस सर। अंडरलाइन कीजिए ओनर को। तो देखो कंट्राडिक्ट हो गई ना दोनों बातें। तो सेक्शन नंबर 10 के ऊपर तो केवल ओनर ही जो है प्रेमाइसेस का वो ही पिटीशन फाइल कर सकता है, और केसेस में लैंडलॉर्ड कोई भी हो सकता है। क्लियर हो गई? शुभेंद्र जी बताइए। यस सर। चलिए, अब आगे देखते हैं सेक्शन नंबर, आपका चैप्टर नंबर तो आ गया है कौन सा, 4। चैप्टर नंबर 4 में 2 सेक्शन कवर कर रहा है। कौन कौन से? सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 12। लेकिन अगर आपने इसका टाइटल समझ लिया तो आपको ये सेक्शन याद हो जाएंगे ढंग से। क्या कह रहा है ये देखिए, सेक्शन नंबर 11 और 12 इनको पढ़ने से पहले इस चैप्टर नंबर 4 को समझना पड़ेगा, इसका टाइटल समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है ये? रिस्टोरेशन ऑफ द पोजेशन ऑफ इलीगल इविक्शन। इलीगल तरीके से इविक्ट कर दिया गया है। किसको किया गया है? टीनेंट को किया गया है। क्या मतलब है इसका? इलीगल का मतलब क्या है? इलीगल का मतलब है कि उसने, लैंडलॉर्ड ने मकान को खाली कौन करवाएगा? लैंडलॉर्ड ही तो करवाएगा। तो उसने उसे बेदखल कर दिया टीनेंट को, लेकिन करा कैसे है? इलीगल तरीके से। अब इलीगल तरीका क्या होगा? इसका मतलब उसने सेक्शन नंबर 9 के जो ग्राउंड थे उनके आधार पर सेक्शन नंबर 15 में कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाली रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। मतलब उसने कोई बिना प्रोसीजर फॉलो किए ही उस टीनेंट को बाहर निकाल दिया घर से। उसके बर्तन है, उसका घर का सामान जो है वो बाहर फेंक दिया, या उसने उसमें वो मकान, टीनेंट जो है वो कहीं चला गया था, जोर जबरदस्ती से उसे बाहर निकाल दिया, उसका सामान कब्जे में कर लिया। तो क्या हुआ? ये इलीगल इविक्टेड टीनेंट हो गया। मतलब इलीगल तरीके से टीनेंट को बेदखल कर दिया। अब इलीगल तरीके से जब बेदखल कर दिया तो इस चैप्टर 4 का क्या टाइटल है? रिस्टोरेशन करवाना। जब बेदखल कर दिया इलीगल तरीके से तो टीनेंट को राइट देता है ये चैप्टर नंबर 4। क्या राइट देता है? कि वो टीनेंट जो है क्या कर सकता है? पिटीशन फाइल कर सकता है ऐसे लैंडलॉर्ड के खिलाफ। और लैंडलॉर्ड के खिलाफ जब पिटीशन फाइल करेगा तो किस बात के लिए करेगा? कि साहब मेरा पोजेशन जो इलीगल तरीके से छिनाया है उसे वापस दिलवाइए। और तो ये पिटीशन जो फाइल की जाएगी उसके बारे में कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 11 में। और जो पिटीशन फाइल करने के बाद जो प्रोसीजर चलाया जाएगा, जो इसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस तरीके का रिस्टोरेशन के लिए सर्टिफिकेट, वो सेक्शन नंबर 12 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगा। तो यहां पर तो एंटाइटल होने का बारे में बताता है कि ये जो इविक्टेड, इलीगल इविक्टेड टीनेंट है जिसको बेदखल कर दिया गया है लीगल तरीके से, कि क्या ये पिटीशन करने के लिए, पिटीशन फाइल करने के लिए राइट, इसके पास राइट होगा कि नहीं होगा, एंटाइटल होगा कि नहीं होगा? तो कह रहा है हाँ होगा। 12 क्या कहता है? कहता है कि 12 में होगा। 12 में जब पिटीशन फाइल की जाएगी तो उसका प्रोसीजर बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग उसका केस जो है रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, और रेंट ट्रिब्यूनल उसको क्या करेगा? डिस्पोज ऑफ करेगा, मैटर को सुनेगा उस मैटर को, और सुनने के बाद सर्टिफिकेट देगा। किस बात के लिए? रिकवरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। क्लियर हो रही है बात? यस सर। देखिए क्या क्या लिखा है इसमें। रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगल डिस्पोजेस्ड टीनेंट, जिसको डिस्पोजेस कर दिया गया है। तो कह रहा है इफ एनी टीनेंट इज डिस्पोजेस्ड बाय द लैंडलॉर्ड फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस विदाउट हिज कंसेंट। भाई रेंट टीनेंट खुद निकल जाता तब तो कोई बात ही नहीं होती, तब तो इलीगली क्यों कहते उसे? बिना कंसेंट के निकाल दिया उसकी। तो फिर ऐसे केस में लिख रहा है
कि बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, देखो दोबारा शब्द लिखे हुए हैं, ना तो उसे बिना कंसेंट के निकाल दिया, या बिना कंसेंट के जब निकाला है तो ड्यू प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं किया। ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या है, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, लॉ ने जो प्रोसीजर बता रखा है उसका इस्तेमाल नहीं किया। लॉ ने क्या बता रखा है, लैंडलॉर्ड को कहां का राइट दिया था, सेक्शन नंबर 15 के अंदर, कह रहा है यहां पर पिटीशन फाइल कर दो, सेक्शन नंबर 9 के ग्राउंड के अकॉर्डिंग, नहीं तो सेक्शन नंबर 16 में 10 के अकॉर्डिंग यहां पर पिटीशन फाइल करके निकलवा दे उसे, लेकिन उसने ऐसे नहीं निकलवाया है, तो फिर वो इलीगल हो गया। तो फिर ऐसे केस में कह रहा है ही में विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ सच डिस्पोजेशन। तो यहां पर अंडरलाइन कीजिए नॉलेज, कि जैसे ही टीनेंट को पता चल जाता है इस बात के बारे में, अब जैसे सपोज करो वो तो घर चला गया था अपने 5-6 महीने के लिए, और पता चला पीछे से उसने, मकान मालिक ने उसे के सामान को बाहर निकाल दिया या कुछ और कर दिया, उसने किसी और को दे दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो कह रहा है कि जिस दिन भी उसकी नॉलेज में ये चीज आ जाएगी, 5 महीने से पता नहीं, 6ठे महीने जैसे ही आया तो पता चल गया, तो जिस दिन भी उसकी नॉलेज में आएगा उसी दिन से वो क्या हो जाएगा, एंटाइटल हो जाएगा पिटीशन फाइल करने के लिए। लेकिन वो जो पिटीशन फाइल की जाएगी वो विद इन 30 डेज, जिस दिन से नॉलेज में आई है उस दिन की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर ही करने के लिए एंटाइटल होगा। नहीं तो फिर कोर्ट कहेगा ना उससे कि तुम्हें जब पता था और 30 दिन से तुम कहां डोल रहे थे, कहां था ध्यान तुम्हारा, तो 30 दिन तक तुमने कुछ नहीं किया तो अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो फिर रीजनेबल ग्राउंड दे दे कि भाई मुझे पता तो था लेकिन मेरा ऑपरेशन हो रहा था, ये हो रहा था, तो बात अलग है। इसलिए कह रहा है फाइल अ पिटीशन बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द पोजेशन देयरऑफ। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब देखिए सेक्शन नंबर 12 के बारे में। सेक्शन नंबर 12 जो है इसका प्रोसीजर देख लीजिए अब फटाफट से। तो सेक्शन नंबर 11 जो है बेसिक बात जो बता रहा है, वो राइट बता रहा है पिटीशन फाइल करने का, या पिटीशन फाइल के लिए एंटाइटल बता रहा है किसको, टीनेंट को। कितने दिन में, तो कह रहा है विद इन 30 days फ्रॉम द नॉलेज। ठीक, अब यहां पर आ जाता है इसका प्रोसीजर जो सेक्शन नंबर 12 में बता रखा है। अब देखो सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, टीनेंट जब पिटीशन फाइल करेगा रेंट ट्रिब्यूनल के सामने, तो अब उसे डॉक्यूमेंट तो देने पड़ेंगे ना साहब, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, टीनेंसी के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रेंट एग्रीमेंट जो है उसको कोर्ट में देगा, डॉक्यूमेंट देगा, एफिडेविट लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, सबूत तो पेश करने पड़ेंगे ना कोर्ट में, मतलब रेंट ट्रिब्यूनल में। तो फिर उसी तरीके से ये डॉक्यूमेंट देगा, पिटीशन फाइल करेगा। तो अब होगा क्या क्या इसके अंदर, तो यहां पर देखिए सबसे पहले जैसे ही ये डॉक्यूमेंट फाइल कर देगा तो एक नोटिस जो है इशू किया जाएगा ट्रिब्यूनल के द्वारा, क्योंकि ट्रिब्यूनल में पिटीशन फाइल हो गई है ना, तो एक नोटिस जो है ट्रिब्यूनल के द्वारा पिटीशन के फाइल होने के बाद से, देखिए क्या लिखा है, द टीनेंट और एनी पर्सन claiming recovery of possession under subsection number 11 of this act shall file a petition before the rent tribunal. Such petition shall be accompanied affidavit document, if any, upon which a tenant or person entitled to recover possession want to rely. मतलब जिस चीजों के आधार पर ये पता चल रहा है उस टीनेंट को कि ये जिन डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिन एफिडेविट के ऊपर वो विश्वास करता है, उन सारे डॉक्यूमेंट को, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हो गया या कोई और डॉक्यूमेंट हो गए जिनसे उनके रिलेशन के बारे में पता चल रहा है, तो उन सारे डॉक्यूमेंट को पिटीशन के साथ किसके सामने भेज दे, ट्रिब्यूनल के सामने भेज दे। अब जैसे ही ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एक इशू करेगा नोटिस लैंडलॉर्ड के खिलाफ, ठीक है। और ये जो नोटिस होगा, ये नोटिस जो है पिटीशन की कॉपी के साथ लैंडलॉर्ड को भेजा जाएगा, कहेगा कि तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे पिटीशन फाइल की गई है और तुम इसका क्या करो, जवाब दो। और ये जवाब जो मांगा जाएगा वो विद इन
21 डेज मांगा जाएगा। कितने दिन में? 21 दिन का नोटिस भेजा जाएगा और उसके अंदर अंदर उससे जवाब मांगा जाएगा। फिर उसके बाद नोटिस भेज दिया, तो अब जो है ये भेजा किसको है? लैंडलॉर्ड को गया है। अब जैसे ही ये लैंडलॉर्ड के पास गया तो फिर उसके बाद क्या होगा कि अब लैंडलॉर्ड जो है उसका रिप्लाई देगा। क्या करेगा? रिप्लाई देगा। तो 21 दिन के अंदर अंदर तो नोटिस किसने भेजा है? ट्रिब्यूनल ने भेजा है। किसके पास? लैंडलॉर्ड के पास। अब जैसे ही लैंडलॉर्ड के पास ये पहुंच जाएगा तो अब रिप्लाई कौन करेगा यहां पर? तो यहां पर रिप्लाई करने की बारी है लैंडलॉर्ड की। तो ये कितने दिन में करेगा? तो 10 दिन में करेगा। फिर 10 दिन में ये रिप्लाई कर देगा तो अब आएगी बारी, इसके बाद री रिप्लाई कौन करेगा? टेनेंट। सीधी सी बात है, टीनेंट करेगा। तो री रिप्लाई किया किसने? टीनेंट ने। तो उसको कितने दिन में करना पड़ेगा? जिस दिन से रिप्लाई किया है उस दिन की डेट से 7 दिन के अंदर अंदर। जैसे सपोज करो इसने 10 दिन की बजाय 3 दिन में ही रिप्लाई दे दिया उसका, तो जिस दिन दिया है उस दिन की डेट से 7 दिन के अंदर अंदर इसको देना पड़ेगा री रिप्लाई। और फिर उसके बाद जब दोनों की बातें सुन ली गई हैं, किनके द्वारा? रेन ट्रिब्यूनल के द्वारा, यहां लिख लो आरटी। इसके द्वारा जब ये दोनों बातें सुन ली गई हैं तो ये क्या करेगा? एक हियरिंग की डेट फिक्स कर देगा। क्योंकि अभी तक तो दोनों ने क्या करा है? रिप्लाई और री रिप्लाई दिए हैं, ठीक है। और अभी तक इन्होंने डॉक्यूमेंट ही सबमिट कराए हैं रिप्लाई और री रिप्लाई में कि ऐसा हमारे पास है, ऐसा इनके पास है। तो उनके एवज में ये सारी चीजें आ रही थी, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है? एक डेट ऑफ हियरिंग रख दी गई है। किसके द्वारा? रेन ट्रिब्यूनल। क्योंकि डॉक्यूमेंट तो सबसे ले लिए हैं, अब उनकी बातें भी सुनने की कह रहा है कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो हियरिंग की डेट जो है, जिस दिन से नोटिस दिया गया है उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर की हियरिंग की डेट रख दी है। अब 15 दिन के अंदर अंदर इनको सुन लेगा। जैसे ही 15 दिन कंप्लीट हो गए तो फिर ये कह रहा है कि ये जो टोटल टाइम पीरियड लग रहा है उसके टोटल टाइम पीरियड के लेकर के 90 डेज के अंदर इस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर देगा। 90 डेज का मतलब 3 महीने का टाइम पीरियड में ही डिस्पोज किया जा रहा है। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बात है इमीडिएट पोजेशन की, क्योंकि उसे तुरंत प्रभाव से वो मकान जो है मिलना चाहिए। किसको? टीनेंट को। क्योंकि उसका हक जो है छीन लिया गया है और वो अब कहां रहेगा, कौन सी जगह पे रहेगा, कोई पता नहीं है। इसलिए स्पीडी ट्रायल चलाने की बात की गई है और 90 दिन में इस केस का डिस्पोज ऑफ करने की बात की गई है। तो ये जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही है 21 दिन की, 10 दिन की, 7 दिन की हियरिंग की, तो कह रहा है ये सारा काम जो है 90 दिन के अंदर अंदर ही हो जाना चाहिए टोटल। अब इसने सपोज करो डिस्पोज ऑफ तो कर दिया, क्या कर दिया? मैटर को क्या कर दिया? डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब ये जब भी ऐसा डिस्पोज ऑफ करेगा 90 डेज के अंदर, अब ये 90 डेज कहां से काउंट होंगे? तो ध्यान रखना, जिस दिन से नोटिस इश्यू किया है ना उस दिन की डेट से 90 डेज, ठीक है। काउंट कितने होंगे? जिस दिन से ऐसा नोटिस इश्यू किया गया है लैंडलॉर्ड के लिए, ठीक है, उस दिन की डेट से 90 डेज उस दिन से काउंट किए जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखोगे तो इसका जो क्लॉज 4 है, इसी सेक्शन नंबर 12 का क्लॉज 4 जो है वो कहता है कि साहब अब हमने डिस्पोज ऑफ भी कर दिया, सपोज करो, अब क्या करोगे? तो कह रहा है अब हम क्या करेंगे? सर्टिफिकेट जो है वो इशू करेंगे। उसके लिए देखो क्या लिखा है, रेन ट्रिब्यूनल आफ्टर होल्डिंग सच समरी इंक्वायरी। देखो इसने समरी की तो करी इंक्वायरी, 90 डेज में सॉर्ट आउट कर दिया सारा मामला। तो समरी इंक्वायरी करने के बाद, सब चीजों को छानबीन करने के बाद, सुनने के बाद, इट डीम नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर द पिटीशन हैज बीन इलीगल डिस्पोजेस। और इसको पता चल गया सारी चीजों को सुनने के बाद कि सही सच में ही डिस्पोजेस किया गया है। किसको? टीनेंट को, इलीगल तरीके से। तो फिर ऐसे केस में क्या करेगा? तो कह रहा है shall dispose of the petition by ordering immediate restoration of the possession of such premises to the tenant। तो कह रहा है कि फिर उसको क्या कर दिया जाएगा? टीनेंट को इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन दे दिया जाएगा। मतलब तुरंत की तुरंत, हाथ की हाथ उसका जो पोजेशन उसे छीन लिया था वापस टीनेंट को दे दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ट्रिब्यूनल क्या करेगा ऐसे केस में?
मकान तो दिलवा दिया, लेकिन उसका पैसा खर्च हुआ है एप्लीकेशन लगाने में, वो इतने दिन से स्ट्रगल कर रहा था, 3 महीने से पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, उसका जो पैसा लगा है, तो उसके लिए लिखा है ट्रिब्यूनल में ऑल्सो अवॉर्ड एडिक्वेट कंपनसेशन टू द टेनेंट फॉर द हार्डशिप और इनकन्वीनियंस, तो उसको कंपनसेशन भी दिया जाएगा फैक्ट को और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए केस की, ठीक है, इन सब चीजों को। और इसको ट्रिब्यूनल के तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, उस सर्टिफिकेट के अंदर क्या लिखा होगा, रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन के बारे में लिखा होगा कि इसको पोजेशन रिस्टोर करवा दिया जाए। अब रेंट ट्रिब्यूनल खुद थोड़ा जाएगा, जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो खुद थोड़ा जाएगा, वो तो टीनेंट को सर्टिफिकेट दे देगा, सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूट कौन करवाएगा, टीनेंट करवाएगा, लेकिन उसके साथ कोई अधिकारी पुलिस अधिकारियों को भेज देगा और कहेगा भाई सर्टिफिकेट है इसको निकलवाओ, ऐसे होगा। क्लियर हो रही है बात? सर ये 90 डेज वाला क्या था, एक बार वापस से। 90 डेज कैसे हुआ? मैंने बताया कि ट्रिब्यूनल के पास एफिडेविट भेज दिया, पिटीशन फाइल कर दी थी किसने, टीनेंट ने, किस बात के लिए कि साहब मेरे को मकान से बेदखल कर दिया इलीगल तरीके से। तो जैसे ही इसने एफिडेविट डॉक्यूमेंट कौन से, रेंट से रिलेटेड रेंट एग्रीमेंट और जो जो चीजें के डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड जो भी मांगे हैं उसने, तो वो लगा दिया, पिटीशन फाइल कर दी इसने। तो जैसे ही पिटीशन जो है ट्रिब्यूनल के पास आ गई, उसने सुना, उसको देखा, तो वो उस दिन की डेट से 21 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, एक नोटिस इशू करेगा। किसको करेगा, लैंडलॉर्ड को, उससे कहेगा, उससे जवाब मांगेगा। जवाब में उसने कहा कि साहब ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ है, सब चीजें जो भी बता रहा है वो, तो 10 दिन का टाइम पीरियड इसके पास दे दिया। फिर कह रहा है री रिप्लाई जो है कौन करेगा, उसका टीनेंट बताएगा कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, 7 दिन का टाइम। फिर उन दोनों को एक साथ बुला करके एक हियरिंग की डेट रखवाएगा और उनकी दोनों की आपस में बहस करवाएगा, उनकी दोनों की बात होगी, एक साथ सुन लेगा। अब हियरिंग की डेट जो है वो कितने दिन से, जिस दिन से रिप्लाई हुआ है उस दिन की डेट से 15 दिन के अंदर अंदर, लेकिन कह रहा है कि उस दिन के बाद 90 डेज। लेकिन ये सारा मैटर जो है हियरिंग के बाद जो भी हो रही है, अब डिस्पोजल जो होगा मैटर, तो क्या कह रहा है कि ये सारा का सारा जो मैटर है वो सारा का सारा डिस्पोज कितने दिन में हो जाना चाहिए, तो कह रहा है ट्रिब्यूनल ने जिस दिन से नोटिस इश्यू किया है लैंडलॉर्ड को, उस दिन की डेट से 90 दिन के अंदर अंदर ये मैटर जो है क्या हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। क्लियर हो गई बात? यस सर, क्लियर। अगर समझ में नहीं आया तो क्लॉज 3 निकालो सेक्शन नंबर 12 का, सब सेक्शन नंबर 3, उसकी नीचे की लाइन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। द पिटीशन शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द लैंडलॉर्ड। जिस दिन से लैंडलॉर्ड को दिया गया है नोटिस, उस दिन की डेट से 90 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ होगा। शैल का मैंडेटरी किया है ट्रिब्यूनल के लिए, शैल लिखा है, तो शैल का मतलब है कंपलसरी इतने दिन में करना ही पड़ेगा ट्रिब्यूनल को। अब यहां पर जो ये डेट्स लिखी है मैंने, इन सारी डेट्स को वहां पर आपके सेक्शन में लिखी हुई है, उनको अंडरलाइन कर लेना ऐसे करके। अब ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ? यस सर। यस सर। अब देखो, अभी जो बार बार रेंट ट्रिब्यूनल की बात हो रही थी, उस रेंट ट्रिब्यूनल को भी देख लो, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देख लो। अब आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब चाहे रेंट ट्रिब्यूनल की क्वालिफिकेशन, ज्यूरिसडिक्शन, कौन व्यक्ति बैठेगा, कौन अधिकारी होगा, ठीक है, ये सारी बातें होंगी। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर कौन सा है, 5। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका कितने से कितने सेक्शन कवर रहा है, सेक्शन नंबर 13 से लेकर के 22 के, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये सेक्शन 13 से लेकर के 22 में बता रखा है, तो अगर टॉपिक का नाम समझोगे तो और भी चीजें समझ में आएंगी। तो क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। क्या लिखा है, ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऐसा लिखा है कि रेंट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा नहीं लिख रहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। और मैंने समझाया था ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल। बिल्कुल, वेरी गुड। कहां लिखा हुआ है ये बात, आरटी
और ART दोनों से है इसका मतलब। डेफिनेशंस में सर। डेफिनेशन में तो लिखा है, लिखा कहाँ है? सेक्शन नंबर 2J में लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल की मीनिंग, तो वहां पर बता रखा है ट्रिब्यूनल इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए सेक्शन नंबर 13 और ये सेक्शन नंबर 19 में बता रखा है। वैसे अगर देखोगे तो सेक्शन नंबर 2B में ये बता रखा है और ये बता रखा है आपका H में। क्लियर हो रही बात? यस सर। ये H नहीं है, ये G है। सर 2J में दोनों का दे रखा है ना? हाँ, 2J में ट्रिब्यूनल समझा रखा है। आप चाहो हाँ तो ऐसे सर। लिख सकते हो 2J = 2B + 2G। अब देखो रेंट ट्रिब्यूनल जो है, अब देखो ये जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव का ही तो काम कर रहा है, ये जुडिशियल तो है नहीं अथॉरिटी, ये क्वासी जुडिशियल है। तो इस चक्कर में क्या हुआ है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? अब ये किसी स्टेट के अंदर जो है, स्टेट ने कर तो दिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या बना रही है? बॉडी बना रही है। और बॉडी क्या है? रेंट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक बॉडी तो है, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। लेकिन इस ट्रिब्यूनल के अंदर बैठने वाला कौन है? कोई जज ही तो होगा जो निर्णय ले रहा है, तो उसको कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? कोई जज है। अब जज होने के चक्कर में इसको अपॉइंट कौन करेगा? तो वो करेगा हाई कोर्ट, क्योंकि आपने CRPC पढ़ी हो तो वहां पे लिखा है कि हाई कोर्ट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है जितने भी जजेज होते हैं। ठीक है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करता है जज। अब यहां पर जो मेन बात है कि जब ये ट्रिब्यूनल बनेगा तो नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गजट में निकालेगी। कौन निकालेगी? स्टेट गवर्नमेंट निकालेगी। लेकिन ये ट्रिब्यूनल कितने होने चाहिए? तो ये शैल लिखा हुआ है इसके लिए। शैल का मतलब कंपलसरी है कि इसको रेंट ट्रिब्यूनल तो बनाने ही पड़ेंगे। कहां बनाने पड़ेंगे? तो जितने इसको लगेंगे उतने पर्टिकुलर प्लेसेस पे नोटिफिकेशन के थ्रू निकाल सकती है, बना सकती है। और ये कितने हो सकते हैं? तो ये कह रहा है किसी एरिया के अंदर, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक या एक से ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़े हुए ज्यादा हैं तो ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा कि इस रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर बैठेगा कौन? तो एक ही व्यक्ति बैठता है जिसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। और इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास को जो अपॉइंट किया जाता है उसको हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। फिर इसके अलावा इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो यहां पर एलिजिबिलिटी जो है ये कह रहा है ये जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो सीनियर डिवीजन का सिविल जज होता है। सीनियर डिवीजन का क्या होता है? सिविल जज। आपको पता हो तो दो तरीके के डिवीजन होते हैं सिविल कोर्ट के, एक तो होता है जूनियर और एक होता है सीनियर। तो जूनियर शब्द को तो हटा दिया है, तो अब उसको बोलते हैं केवल सिविल जज। और उससे ज्यादा बड़ा होता है वो होता है सीनियर सिविल जज। तो सीनियर सिविल जज के इससे कम का रैंक का नहीं होना चाहिए ये इसकी मेन बात है। और होता कौन है ये सिविल जज का? तो आपको पता ही है, RJS, राजस्थान जुडिशियल सर्विस, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन। क्लियर हो गई की बात? यस सर। अब यहां पर एक और चीज है, कभी कभी क्या होता है कि एक रेंट ट्रिब्यूनल में तो बहुत सारा काम है और इसी तरीके से दूसरी जगह पर रेंट ट्रिब्यूनल बना हुआ है उसमें काम ही नहीं है। तो यहाँ का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये जो जज बना हुआ है, इसको क्या कर सकती है? हाई कोर्ट निर्देश दे सकती है कि तुम ऐसा करो, दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल के जो केसेस हैं उनको भी सुन लो। आज सुबह पढ़ी थी ना ये बात भी हमने। तो ऐसा किया जा सकता है।
तो फिर ऐसे केस में दूसरे रेंट टर्मिनल के फंक्शंस को, ये वाला रेंट टर्मिनल जो है, ए नाम का रेंट टर्मिनल जो है, इसका जो सीनियर सिविल आरजेएस है या जज है, सिविल जज, वो दूसरे किसी रेंट टर्मिनल के केसेस को भी सुन सकता है अगर वहां पर नंबर ऑफ केसेस ज्यादा पड़े हुए हैं। तो ऐसा काम करेगा कौन? तो हाई कोर्ट के पास पावर है, वो कह सकती है उसे कि भाई तुम ऐसा करो, उसके भी केसेस को सुन लो थोड़े बहुत। क्लियर हो गई ये बात? बताइए। यस सर। तो ये आपका सेक्शन नंबर 13 है। अब इसी तरीके से सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 जो है आपका, वो भी इसी तरीके की बात बताता है, लेकिन यहां पर जो प्रोसीजर बता रखा है वो किसके रिगार्डिंग है? वो रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में। किसके बारे में? रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में। लेकिन जब यहां रिवीजन ऑफ रेंट की बात हो रही है तो हमें कुछ और चीज देखनी पड़ेगी। ये रिवीजन ऑफ रेंट के रिगार्डिंग चैप्टर कौन था बताओ? चैप्टर 2 सेक्शन 6 and 7। चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 6 और 7। तो यहां पर लैंडलॉर्ड जो है उसको डाउट है, वो कहता है कि डिवीजन ऑफ रेंट करवाना है मुझे, तो वो क्या कर रहा है? पिटीशन फाइल कर रहा है। किसके अगेंस्ट? टीनेंट के अगेंस्ट। किसके सामने? तो रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। तो करेगा कहां पे? किस सेक्शन के अंतर्गत किया जाएगा? तो वो सेक्शन नंबर 14 बताओ। यहां पर कह रखा है प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिवीजन ऑफ रेंट। क्लियर हो रही है बात? अब जैसे ही यहां पर रिवीजन ऑफ रेंट की बात लाता है तो अब क्या करना पड़ेगा इसे? लैंडलॉर्ड जब पिटीशन फाइल करेगा तो सबसे पहले तो उसको रिलेशन बताना पड़ेगा कि टीनेंट कौन है और लैंडलॉर्ड कौन है और उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो उसको क्या देना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? रेंट एग्रीमेंट होगा। उसके साथ अलावा आधार कार्ड या जो भी चीजें उससे मांगी जा रही हैं वो, और जो जो अब तक उसने रेंट लिया है उसकी भी चीजें कैलकुलेशन की जाएंगी। बाकी उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर रखा है वो भी हो सकता है उसके साथ साथ। तो इस तरीके की चीजों को दे करके, एफिडेविट को लगा करके वो क्या करेगा? पिटीशन फाइल करने का राइट जो है यहां पर लैंडलॉर्ड को दिया गया। किसको दिया गया है सेक्शन नंबर 14 में? लैंडलॉर्ड को, क्योंकि यही तो चाहता है रेंट, रेंट को इंक्रीज करवाना चाहता है, रिवाइज करवाना चाहता है उसके आधार पर। तो यहां पर पिटीशन जो फाइल की जा रही है वो लैंडलॉर्ड के थ्रू की जा रही है। ठीक है? तो अब यहां पर लैंडलॉर्ड जो है वो क्या कर रहा है? पिटीशन फाइल कर रहा है। फिर क्या होगा आगे? अब जैसे ही पिटीशन फाइल कर दी जाएगी लैंडलॉर्ड के द्वारा, तो फिर कहां कर रहा है वो? तो फिर क्या होगा? तो फिर रेंट टर्मिनल के सामने किया ना इसने, तो रेंट टर्मिनल जो होगा वो क्या करेगा उस केस में? नोटिस इशू करेगा। किसके खिलाफ करेगा बताओ? किसके खिलाफ करेगा नोटिस इशू? सर टेनेंट। सीधी सी बात है, टीनेंट के खिलाफ करेगा। कितने दिन के अंदर अंदर करेगा? तो कह रहा है कि जिस दिन से इसके पास पिटीशन आई है तो ये नोटिस इशू विद इन 30 डेज किया जाएगा। अब 30 डेज के बाद जैसे ही टीनेंट को ये मिल जाता है तो फिर क्या करेगा? रिप्लाई करेगा टीनेंट इस केस में, और वो भी रिप्लाई जो है 30 डेज में करेगा उस नोटिस का, जो कि किसने भेजा है उसको? ट्रिब्यूनल ने भेजा है। ट्रिब्यूनल ने क्या किया? इसको नोटिस भेजा था, तो उसका रिप्लाई कितने दिन में करेगा? 30 डेज में। अब जैसे ही 30 डेज में रिप्लाई कर दिया तो अब आई लैंडलॉर्ड की बारी। तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? इस रिप्लाई का री रिप्लाई देगा। कितने दिन में देगा? तो कह रहा है 15 डेज में।
री रिप्लाई करेगा इसका। तो 15 दिन में इसने कर दिया। फिर क्या कह रहा है कि जिस दिन से ऐसा हुआ है तो 19 डेज में, इन सारे के जिस दिन से नोटिस इशू हुआ है उस दिन से छोड़ करके 19 डेज के अंदर, सॉरी क्या कहते हैं इसे, 15 डेज से, जिस दिन भी इसने री रिप्लाई कर दिया उस दिन की डेट से लेकर के 19 डेज तक का टाइम पीरियड दिया जाएगा, इन दोनों की हियरिंग सुनेगा। मतलब एक हियरिंग की डेट दे दी जाएगी और वो भी कब की, 19 डेज के अंदर अंदर, और कह दिया जाएगा तुम दोनों आ जाओ। लैंडलॉर्ड और टीनेंट दोनों को बुला लेगा, उनकी बातों को सुनेगा, क्या क्या बातें हुई हैं। तो वो कितना टाइम पीरियड दिया है, 19 डेज की डेट फिक्स कर देगा, 90 डेज के अंदर अंदर की डेट, कोई भी। सर किस बात के लिए, हियरिंग के लिए। हाँ बोलिए। सर ये 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस है, तो मतलब जब नोटिस टेनेंट को दिया रेंट ट्रिब्यूनल ने तब से 90 डेज में हियरिंग होनी चाहिए। हाँ हाँ, जिस दिन से नोटिस दिया गया है, तो ऐसे करके 30 तो यही हो गए। अब देखो खुद ही सोचो ना, ये 90 दिन इतने दिन क्यों देगा उसको। 30 तो इसमें हो गए, 30 इसमें, 30 ये हो गए, 30 ये हो गए, 30 और 30 60, और 15 ये हो गए। तो जो बचे कुचे हैं उनके अंदर अंदर जिस दिन से रिप्लाई कर दिया उस दिन के अंदर अंदर दे देगा, और उसके अंदर ही क्या कर देगा, हियरिंग सुन लेगा उनकी, एक डेट फिक्स कर दी उसकी। फिर अब डेट जब फिक्स कर दी इसने, तो उसके बाद कह रहा है कि इस सारे मैटर को, जितना भी मैटर है उसको डिस्पोज ऑफ कितने दिन में करेगा। तो अब इसमें 90 डेज भी कैलकुलेट हो गए और आगे आने वाली डेट भी। तो कह रहा है जिस दिन से नोटिस इशू किया गया है ना, उस दिन की डेट से 150 दिन के अंदर, 150 डेज के अंदर अंदर क्या कर देगा, उसका मैटर को डिस्पोज ऑफ कर देगा दोनों को सुनने के बाद। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि मैटर को डिस्पोज ऑफ जब किया जाता है तो पूरा फॉर्मूला लगाया जाता है ना उसका, सेक्शन नंबर 6 और 7 के अंतर्गत जो फॉर्मूला बता रखा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएगा। सेक्शन नंबर 6 जो है एग्जिस्टिंग टीनेंसी की बात करता है और न्यू टीनेंसी की सेक्शन नंबर 7 बात करता है आपका। तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएगा, ये अपने फॉर्मूला लगाएगा और क्या कर देगा, एक नोटिस सर्टिफिकेट इशू कर देगा डिस्पोज ऑफ करने के बाद। सर्टिफिकेट ही तो देगा ये, जैसे डिक्री देता है ना कोर्ट, ऐसे ये क्या दे रहा है यहाँ पर, सर्टिफिकेट दे रहा है। उस सर्टिफिकेट के अंदर क्या कर देगा, मेंशन कर देगा कि कितना रेंट देना है कितना नहीं देना है, ये सारी चीजें मेंशन कर देगा। पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लिखा है इशू रिकवरी सर्टिफिकेट इंडिकेट द डेट फ्रॉम द रेंट शैल बी पेएबल। कौन सी डेट से सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन करेगा कि अब तुम्हें कौन सी डेट से कितना रेंट पे करना है इसको, ये सारी चीजें उसके अंदर लिखेगा सर्टिफिकेट में। और पिटीशन शैल बी डिस्पोज ऑफ 150 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द टीनेंट। क्लियर हो गई बात, बताइए। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन कर देगा डिस्पोज ऑफ करके कि कितना रेंट देना है कितना नहीं देना है। क्लियर हुई या नहीं हुई, बताइए। यस सर। इसी तरीके से एविक्शन ऑफ टीनेंट का देख लो। सेम ही प्रोसीजर, कोई अलग नहीं है, बस डेट्स चेंज हो जाएंगी। एविक्शन ऑफ टीनेंट में जो होता है उसमें क्या है, एविक्शन कौन करवाना चाहता है पहले तो ये बताओ। टीनेंट को बाहर कौन निकालेगा, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड निकालेगा। तो अब देखो यहाँ पर पिटीशन भी फाइल कौन करेगा, लैंडलॉर्ड करेगा, डॉक्यूमेंट लगाएगा। पिटीशन फाइल कर दी उसने रेंट ट्रिब्यूनल में, रेंट ट्रिब्यूनल में कर दी तो रेंट ट्रिब्यूनल क्या कर दिया, नोटिस इशू कर दिया। किसको किया, विद इन 30 डेज टीनेंट को नोटिस इशू कर दिया। टीनेंट को नोटिस कर दिया तो अब रिप्लाई कौन करेगा, टीनेंट करेगा। लेकिन टीनेंट को जवाब देने के लिए 45 दिन दिए गए। अब री रिप्लाई कौन करेगा, लैंडलॉर्ड करेगा। तो लैंडलॉर्ड को भी 30 दिन दे दिए गए रिप्लाई, री रिप्लाई करने के लिए। और फिर इसके बाद हियरिंग की डेट फिक्स कर दी गई, और ये हियरिंग की डेट उसी दिन की डेट से लेकर के 30 दिन की डेट जो नोटिस की थी उस दिन की डेट से अब यहां पर दुगनी हो गई, 180 दिन कर दी। क्योंकि ये डेट क्यों बढ़ रही है इतनी ज्यादा,
क्योंकि यहां पर जो बात है वो टीनेंट के राइट को लेकर के है। किसके राइट को? क्योंकि टीनेंट के राइट को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, और इतनी आसानी से थोड़ा ना निकाल देंगे इसे। इसी चक्कर में ये डेट जो है वो बढ़ती जा रही है। देखो 30 है, कहीं पर देखी थी इतनी 45 बढ़ गई यहाँ पर। फिर इसके बाद रिप्लाई करने के लिए 45 दिन, फिर इसको भी 30 दिन दे दिए, फिर 180 दिन में हियरिंग हो रही है, ठीक है। और फिर जब डिस्पोज ऑफ करने की बारी आएगी तो यहां पर अब देखो टाइम पीरियड और बढ़ गया, और ये हो गया 240 दिन। क्लियर हो रही है या नहीं हो रही बात बताइए? हाँ सर, क्लियर है। अब जैसे ही क्या होता है कि सपोज करो ये सेटलमेंट करना चाहते हैं, डिस्प्यूट का कंसिलिएशन करना चाहते हैं, तो करना चाहते हैं तो कर लो, लेकिन इससे पहले ही बता दो, डिस्पोज ऑफ होने से पहले। वो पहले ही कर सकते हो, अगर डिस्पोज ऑफ कर दिया तो फिर क्या ही का सेटलमेंट और कंसिलिएशन होगा, उससे पहले ही कर सकते जो करना है तुम्हें। और इस काम को पता है खुद रेंट ट्रिब्यूनल खुद ही करवाती है, कहती है भाई ऐसा करो, तुम क्यों फालतू के झंझट में पड़ते हो, तुम ऐसा करो, ऐसा प्रक्रिया को इस्तेमाल करने के बजाय तुम, फायदा तो यही है कि तुम क्या करो, सेटलमेंट और कंसिलिएशन कर लो। तो पहली प्राथमिकता जो है रेंट ट्रिब्यूनल खुद ही चाहता है कि तुम ऐसा कंसिलिएशन या मीडिएशन के थ्रू सेटलमेंट कर लो इसे। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो फिर भैया आगे की कार्रवाई ऐसे होगी, ठीक है। अब जैसे ही डिस्पोज होगा तो अब सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा इसके द्वारा। अब यहां पर जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, तो आपने दोनों चीजों के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर सेक्शन नंबर 9 जो है रेजिडेंशियल की बात नहीं करता है, वो दोनों तरीके की प्रोमाइसेस की बात करता है। और कौन कौन सी? रेजिडेंशियल के लिए अगर आपने कोई प्रोमाइसेस दे रखी है किसी को, या कमर्शियल प्रोमाइसेस दे रखी है। कैसी दे रखी है? कमर्शियल, या तो रेजिडेंशियल या कमर्शियल, इनमें से दो में से कोई भी प्रोमाइसेस दे रखी है। और सपोज करो आप अगर रेजिडेंशियल के लिए उसे निकलवाना चाहते हो, किसके लिए? रेजिडेंशियल के लिए, तो सर्टिफिकेट जो है उन्होंने इशू तो कर दिया है, तो जिस दिन इशू किया है उस दिन की डेट से लेकर के 3 महीने से पहले पहले उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, क्योंकि मकान खाली करने के बाद कहीं जाएगा तो सही ना, तो टाइम तो चाहिए ना उसे भी निकालने का, तो 3 महीने का टाइम मिलेगा उसे। और कमर्शियल के लिए तो यहां पर है 6 महीने का टाइम मिलेगा उस व्यक्ति को। तो जिस दिन से सर्टिफिकेट दे दिया तो इसका मतलब नहीं कि हाथ की हाथ पुलिस वालों के पास या जिस अधिकारी के पास जो एग्जीक्यूट करवाएगा उसके पास ले जा करके कहेगा सब सर्टिफिकेट आ गया, इसे निकाल दो घर से बाहर, ऐसा नहीं होगा। सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद एग्जीक्यूट कब होगा? तो कह रहा है 6 महीने बाद होगा, पर यहां पर रेजिडेंशियल के लिए तो 3 महीने बाद। कुछ समझ में आ रही है बात? यस बोलो। सर। तो यहां पर भी सर्टिफिकेट मिल गया, और ये सर्टिफिकेट किस बात के लिए? क्योंकि उसे प्रॉपर्टी रिकवर करनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड की तो थी, तो रिकवरी तो मांगेगा, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रिकवरी, सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी कहते हैं, या रिकवरी ऑफ सर्टिफिकेट। अब इसी तरीके की बात अगर देखोगे तो आपको इमीडिएट पोजेशन, जो अपने अभी सेक्शन नंबर 10 पढ़ा था, उसमें भी सेम ही चीजें होती हैं। अब इमीडिएट पोजेशन किसको चाहिए बताओ? लैंडलॉर्ड। सीधी सी बात है, लैंडलॉर्ड को चाहिए। तो अब यहां पर जो है लैंडलॉर्ड हो जाएगा, लैंड लॉर्ड। लेकिन ये लैंडलॉर्ड कौन है? उस प्रेमाइसिस का ओनर होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? ओनर। तो अब इसको जो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, रेंट एग्रीमेंट तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसको प्रॉपर्टी के कागजात भी बताने पड़ेंगे, सब मैं ओनर हूं उसका, ठीक है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर ये जैसे जैसे ग्राउंड लेगा, सपोज करो इसलिए इसकी टांग टूट गई है उसका, या हाथ पैर टूट गए हैं उसका, इसको ग्राउंड चाहिए, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा उसके साथ साथ, जो भी लेना चाहता है ना ग्राउंड, तो उस आधार पे लग जाएगा। तो अब यहां पर लैंडलॉर्ड ने अगर सपोज करो ऐसा तरीके का इस्तेमाल किया है, तो लैंडलॉर्ड जो है, यहां पर टीनेंट आएगा, गलत लिख दिया ये, क्योंकि लैंडलॉर्ड पिटीशन फाइल कर रहा है ना, तो लैंडलॉर्ड पिटीशन फाइल करेगा रेंट ट्रिब्यूनल में, तो नोटिस इशू किया जाएगा 30 डेज में। किसको किया जाएगा? टीनेंट को किया जाएगा। और टीनेंट रिप्लाई कितने दिन में देगा उसका? तो कह रहा है 30 डेज में देगा। और लैंडलॉर्ड जो है अब उसका रिप्लाई कितने दिन में देगा? तो ये कह रहा है कि अब यहां पर 15 दिन में ही देगा, क्योंकि इमीडिएट पोजेशन चाहिए ना, तो जल्दी जल्दी कार्रवाई होंगी।
अब 15 दिन में हो गया तो कह रहा है हियरिंग की डेट कितने दिन में होगी, तो कह रहा है अब यहां पर फिर से 90 दिन में होगी। अब कह रहा है कि डिस्पोज ऑफ कितने दिन में किया जाएगा, तो फिर वो अब कम हो जाएगा, तो कितने दिन में रह गया, 150 दिन में हो गया। और फिर डिस्पोज होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट किसका मिलेगा, रिकवरी का, इमीडिएट पोजेशन की रिकवरी। अब ये जो इमीडिएट पोजेशन की रिकवरी है वो कैसे कैसे होगी, तो उसके लिए क्लॉज 5 पढ़िए इसका, सेक्शन नंबर 16 का, तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर एक चीज और थी जो मुझे बतानी थी, तो वो है अगर वो सेक्शन नंबर, देखो इन जनरल आपको समझना है, सेक्शन नंबर 10 के अंदर ग्राउंड ले रहा था, तो सेक्शन नंबर 10 के क्लॉज 1 में, क्लॉज 2 में, या क्लॉज इनके किसी क्लॉज में लेता सेक्शन नंबर 10 के सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन नंबर 2 में। सबसेक्शन नंबर 1 में बहुत सारे ग्राउंड है, सबसेक्शन नंबर 2 में एक ही ग्राउंड है। इनमें ले रहा होता तब तो कोई बात नहीं थी, तो सिंपल सा ये कार्रवाई हो जाती। लेकिन अगर वो सबसेक्शन नंबर 10 के क्लॉज 3 में ग्राउंड लेना चाहता है तो उसको मेडिकल रिपोर्ट भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये टांग टूटने या परमानेंट डिसेबिलिटी जो होती है उनके बारे में बताता है, और उसको वही म्युनिसिपल एरिया का चाहिए। तो प्रक्रिया तो सेम वही चलेगी, लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। देखो क्या लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है रेम ट्रिब्यूनल, क्लॉज 5 देखना, रेम ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच हियरिंग, जब ऐसी हियरिंग को सुनेगा तो उसके बाद इंक्वायरी करेगा, जांच पड़ताल करेगा, तो उसको पता चलता है कि लैंडलॉर्ड जो है वो सबसेक्शन 1 के अंदर कैटेगरी में आता है, मतलब वो आर्मी का कोई मेंबर है, या वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था जो रिटायर हो गया है, या वो कोई सिटीजनशिप सीनियर सिटीजन है, या वो सबसेक्शन नंबर 3 के क्लॉज 10 में आता है, सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर आता है, सबसेक्शन सेक्शन नंबर 10 के, या ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट इज पिटिशनर बिलोंग टू एनी कैटेगरी ऑफ द लैंडलॉर्ड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 3 ऑफ 10 सेक्शन नंबर 10, तो सेल डिस्पोज ऑफ पिटिशन विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज। जनरल नियम क्या है, जनरल नियम तो ये चलेगा 150 दिन तक का, लेकिन अगर ये जो है पिटीशन ये या तो 10 के क्लॉज 3 से रिलेटेड है या ये 10 के क्लॉज 2 से रिलेटेड है, इसका मतलब ये वाला काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो 10 के क्लॉज 1 से रिलेटेड है या 10 के क्लॉज 3 से रिलेटेड है, तो ये प्रक्रिया जो है इसमें जो डिस्पोज ऑफ होना है अब वो घट करके 120 दिन में ही हो जाएगा। प्रक्रिया वही है सेम, पहले जनरल रूल था 150 के लिए, अब कितना रह गया, 120 दिन के लिए रह गया। और सर्टिफिकेट सेम ही चलता है। अब आपको पता है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, सेक्शन नंबर 10 का बताओ, किसके लिए प्रेमाइसिस को दी जाती है, कौन सी, रेजिडेंशियल प्रेमाइसिस के लिए। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो रेजिडेंशियल प्रेमाइसिस के लिए दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये वाला कमर्शियल वाला तो हट जाएगा अब। तो इसका मतलब क्या है, जब रेजिडेंशियल प्रेमाइसिस के लिए जो सर्टिफिकेट दिया गया है अब उसको एग्जीक्यूट कितने दिन में होना चाहिए, तो जिस दिन से सर्टिफिकेट दिया है उस दिन की डेट से 3 महीने के अंदर अंदर उसका एग्जीक्यूट या उसके बाद आप करवा सकते हो। क्लियर हो गई बात, बोलिए समझ में आया नहीं आया। सर इसमें जो हमारा डिस्पोजल हो रहा है वो सेक्शन 10 क्लॉज 1 और 3 के हिसाब से 120 डेज है, और हाँ, सेक्शन नंबर 10 के क्लॉज 1 और 3 के हिसाब से, हाँ, और सेक्शन 10 क्लॉज 2 के हिसाब से 150 डेज है। बस बस बस। और सर ये किस चीज पे अप्लाई होगा, केवल मतलब अप्लाई सिर्फ सेक्शन 10 पे ही ना, सेक्शन 16 केवल जो सेक्शन नंबर 10 के ऊपर। लेकिन अगर यही बात कहां पर अप्लाई होती है, सपोज करो सेक्शन नंबर 10 के अंदर टीनेंट जो है उसको इलीगल तरीके से निकाल दिया उसने, और किसी और को इन ग्राउंड का फायदा लेकर के क्या कर दिया उसने, टीनेंट को निकाल दिया, तो टीनेंट भी तो पिटीशन फाइल कर सकता था ना क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग सेक्शन 10 में, यस सर। तो फिर वो भी इसी प्रक्रिया को इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहां पर उस टाइम पर सेक्शन नंबर 120 नहीं आएगा, फिर वहां पर 150 हो जाएगा। क्लियर। और इसी तरीके की सिमिलर बात जो है आपके सेक्शन नंबर 9 के आई क्लॉज में लिखी हुई थी, आपको याद हो तो,
यस सर। तो वहां पर भी 150 ही रहेगा, लेकिन अगर सेक्शन नंबर 10 के क्लॉज 1 की और 3 की बात होगी तो फिर 120 रहेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ सर। अब इसके बाद क्या होगा, इस सेक्शन के बाद बहुत सारी चीजें और पढ़ने को मिलेंगी आपको। इसके बाद आपको बताएगा कि डे, अब ये क्या करना चाहता है, सपोज करो इनमें से कोई भी पार्टी जो है, जब डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है मैटर को, तो कोई भी पार्टी, चाहे वो टीनेंट हो चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, वो सेटिस्फाइड ही नहीं हुई क्योंकि उनके अगेंस्ट चला गया डिसीजन। तो फिर वो क्या करना चाहेंगी, अपील करना चाहेंगी। तो अपील के बारे में टाइम पीरियड की कितने दिन में अपील होगी, कौन सी केस की कितने दिन में अपील होगी, उसके बारे में सेक्शन नंबर 17 में पढ़ने को मिलेगा। और अपील किसके सामने होगी, तो आपने पढ़ा था एआरटी, अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने होगी, तो कितने दिन में होगी उसके बारे में सेक्शन नंबर 19 में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इन सबसे पहले जुरिस्डिक्शन के बारे में पता होना चाहिए, किस केस की एप्लीकेशन कौन से जुरिस्डिक्शन में किस ट्रिब्यूनल को जाती है, तो उसके बारे में सेक्शन नंबर 18 में आपको पढ़ने को मिलेगा, जो जुरिस्डिक्शन बताता है इस रेंट ट्रिब्यूनल का, कि कौन कौन से मैटर को रेंट ट्रिब्यूनल सुन सकता है या कौन से मैटर को रेंट ट्रिब्यूनल नहीं सुन सकता है। इस तरीके की जुरिस्डिक्शन की जो बात करता है आपका सेक्शन नंबर 18 करता है। तो इनके बारे में हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे मंडे को। क्लियर हो गई बात? बताइए, कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। शुभेंद्र जी बताइए, क्लियर हो रही है नहीं हो रही? यस सर, क्लियर। ज्योति जी?